की सीरीज जैसे ही स्टार्ट होती है, इसके अंदर भी एक ताकतवर व्यक्ति होता है जो अपने ही साथियों के द्वारा मारा जाता है और उसी के साथ में जब वह मरता है तो उसकी आत्मा एक दूसरे ही डायमेंशन के अंदर चली जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वह एक 80,000 साल बाद में वापस से जिंदा होता है। एक कैरेक्टर वॉइस के अंदर बताया जाता है कि मुझे यहाँ पर अब 80,000 वर्ष हो गए हैं जब मैं गहरी नींद के अंदर सोया था। मैंने कहीं से सुना था कि मेरे यहाँ पर मरने के बाद में वह छोटा सा बच्चा 40,000 वर्षों के अंदर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। उस एक धोखेबाज की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है और उसी के साथ में मेरी बीवी ने भी मुझको मारने के लिए उन दूसरों का साथ दिया। और अब तो मुझे पूरे 80,000 वर्ष हो गए हैं, वह सभी मेरे को भूल भी गए होंगे और वह महाराज अब तो गद्दी के ऊपर बैठ भी चुका होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि मैं वापस जरूर आऊंगा उनसे रिवेंज लेने के लिए। और इस नरेटर वॉइस के साथ में इसका इंट्रो भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है और हम अगले सीन के अंदर देखते हैं कि हमारी इस कहानी का हीरो एक दूसरी डायमेंशन के अंदर था। वह सोच रहा था आखिरकार मैं 80,000 साल बाद में उठ ही गया। मैं इतने समय से इस डायमेंशन के अंदर घूम रहा हूँ, मुझे उस समय उम्मीद नहीं थी कि मैं बच भी पाऊंगा। उस सम्राट के सिंहासन के लिए मेरी बीवी ने मुझको धोखा दिया है और उसने दूसरों के साथ में मिलकर मेरे को मारा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया था। हा 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 हा। अब आखिरकार मैं वापस आ गया हूँ तो मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ। कुछ समय इधर उधर घूमने के बाद में आखिरकार वह उस डायमेंशन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वह वहां से जाते हुए देख कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा तुमसे बदला लेने के लिए। उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि वो एक जगह पर खड़ा होता है। वहां पर पहुंचने के बाद में वह मन ही मन में सोचता है ये बहुत ही बड़ी जगह है, मुझे यहाँ पर एक न्यू बॉडी मिल जाएगी जिसका यूज करते हुए मैं अपने दुश्मनों से बदला जरूर ले लूंगा, अपने दुश्मनों से बदला जरूर लूंगा। बस अब मुझे एक शक्तिशाली व्यक्ति का शरीर ही खोजना होगा। वहीं हमें दूसरे सीन के अंदर दिखाया जाता है कि एक लड़का एक कमजोर लड़के को पीट रहा होता है और इसके अंदर हमें पता चलता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है विक्रम। विक्रम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे साथ में इस लड़की को परेशान किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक नौकर हो और तुम अपनी औकात में रहकर काम किया करो। ये बात लड़के के पास में खड़ी हुई लड़की कहती है, हाँ राकेश तुम इसको मारो, इसने मुझे परेशान किया है। मैं इससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाए रखना चाहती लेकिन ये फिर भी मेरे पीछे पड़ा रहता है। इसको आज बहुत ही अच्छा सबक सिखा के रहना। लड़की की बातों को सुनने के बाद में राकेश उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसको बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा, आगे से तुम्हारे ऊपर एक नजर डाल के भी नहीं देखेगा। और वहीं हम दूसरे सीन के अंदर देखते हैं कि वह घोस्ट जो दूसरे शरीर की तलाश कर रहा था अभी ऊपर खड़ा होके इन सभी को देख रहा था और राकेश को देखते हुए कह रहा था, ये राकेश एक बड़े परिवार का बिगड़ेल औलाद है, मैं इसकी बॉडी का यूज कर सकता हूँ अपना बदला लेने के लिए, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम सभी को दिखाया जाता है कि वह घोस्ट अब तेजी से नीचे की ओर जा रहा था राकेश के शरीर के अंदर घुसने के लिए। वहीं दूसरी सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि राकेश उस लड़की के ऊपर हाथ रखते हुए उसको वहां से ले जा रहा था तो उससे कह रहा था, नेहा तुम चिंता नहीं करो, वह अब मरने की हालत में है, शायद वो किसी भी पल मर सकता है और अगर वह बच भी गया तो वह तुम्हें नेक्स्ट टाइम से परेशान करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर वह घोस्ट जब नीचे आ रहा होता है तो अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अब वह राकेश की तरफ बढ़ने की बजाय अब वह विक्रम की बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। वह खुद से कहता है, अरे रुक जा नालायक, वहां पर कैसे जा रहा है, वो तो मरा हुआ इंसान है, वो कभी भी मर सकता है, तो उसकी बॉडी के अंदर जाके क्या ही कर लेगा। बड़ी मुश्किल के साथ में वह उस बॉडी के पास में जाकर गिरता है और एक राहत की सांस लेता है, आखिरकार मैं बच गया। लेकिन वह घोस्ट वहां पर जाने के बाद में विक्रम को उठाने की कोशिश करने लगता है, हे यू तुम मर गए क्या, तो उठो तुम। हे हेलो, क्या बकवास है, ये तो बिल्कुल ही बेकार बॉडी है, अगर मैं इसके अंदर घुस जाता तो पता नहीं क्या ही होता। लेकिन आखिरकार मैं इस मरते हुए आदमी की तरफ आकर्षित कैसे हो सकता हूँ, ये तो मेरे को अपनी ओर खींचे जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह घोस्ट अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करता है अचानक से वह उस बॉडी के अंदर खींचा जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर खड़े हुए सभी डिसिपल्स विक्रम के बारे में बात कर रहे होते हैं। आखिरकार इसके साथ में कितना बुरा हुआ, लेकिन इसने किसी और गलत बंदे के साथ में पंगा जो लिया। दूसरा डिसिपल कहता है, लेकिन इसमें उसी की गलती है, उसको क्या जरूरत थी कि वह राकेश की गर्ल को परेशान करे। तुम्हें पता नहीं है कि वह सिंह परिवार का एक यंग मास्टर है, तो फिर तो इसके साथ में ऐसा होना ही था।
हाँ, तुमने सही कहा। आखिरकार नेहा कितनी लकी है कि उसको ऐसा लड़का मिला, इतना अमीर परिवार का। अब तो उसके लिए आगे की लाइफ और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसिपल्स इसी के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि राकेश नेहा से कह रहा होता है, मैंने उसको इतना मारा है तो इसके बाद में वह नहीं उठेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके पीछे विक्रम अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। पीछे से आवाज लगाते हुए विक्रम कहता है, ए रुको, तुम्हारी वजह से देखो ये क्या हो गया। लेकिन जब वह घोस्ट देखता है कि वह अब राकेश की बॉडी में न जाकर अब विक्रम की बॉडी के अंदर घुस चुका था, तो वह सोचने लगता है, हाय, मेरे पास तो केवल एक ही चांस था कि मैं एक नई बॉडी तलाश करूं जिसके अंदर मैं रहकर अपने उस बदले को ले सकूं, ताकि मैं उसके साथ में आराम से आगे भी बढ़ सकता था। लेकिन ये क्या हो गया, ये कमजोर सी बूढ़ी मेरे को कैसे मिल गई, अब मैं इसके साथ में कैसे पंगा लूंगा। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आसपास के डिसिपल्स खड़े थे। वह विक्रम को ऐसे खड़े हुए देखकर डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वह एक घोस्ट है। अरे ये कैसे खड़ा हो गया, ये तो मरने की हालत पर पहुंच चुका था, लेकिन अभी इसको देखो जैसे कि इसको कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन ये तो मरने वाला था, तो ये जिंदा कहाँ से हो गया? मुझे भी नहीं पता इसके अंदर ताकत कहाँ से आ गई। ये तो अपने पैरों पर ऐसे खड़ा है जैसे इसको किसी ने मारा ही ना हो। इसके बाद में विक्रम जोर से चिल्लाते हुए राकेश से कहता है, हे, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। ये सब उस घोस्ट की तरफ से कहा जा रहा था, क्योंकि इस वक्त विक्रम के अंदर थोड़ी सी भी शक्ति नहीं थी कि वह कुछ बोल पाए। और इसी के साथ में आज का हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो बेटा था तो उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम वापस खड़े हो गए? मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए वह सबक सही नहीं था, इसीलिए तुम्हें दोबारा से सबक सिखाना होगा। और इस बार मैं बेशक तुम्हें मौत के घाट तो उतार ही दूंगा। उसी के साथ में राकेश अब विक्रम की तरफ बढ़ने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि विक्रम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राकेश की वजह से उसको गलत बॉडी के अंदर घुसना पड़ा। उसने कहा, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मैं तो तुम्हारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारी वजह से मेरे को एक गलत बॉडी मिल गई। मैंने इतने समय से एक अच्छी बॉडी की तलाश कर रहा था, तुम्हें पता नहीं 80,000 वर्षों के बाद में मैं अब उठाऊं और उसके बाद में मेरे को ये बेकार सी बॉडी मिल गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दोनों एक दूसरे के साथ में पंच को भिड़ा देते हैं, जिसके साथ में वहां पर एक तेज आवाज आती है, बूम। दोनों की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि दोनों अपनी जगह से पीछे की तरफ हटने हटने के लिए मजबूर कर दिया गया था। हा 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 हा, अब क्या हो गया, क्या तुम्हारी अपनी पुश हो गई? लेकिन इस बार राकेश का गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उसने फिर से दोबारा से विक्रम की ओर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ चला। लेकिन इस बार विक्रम ने अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक किया, जिसके कारण राकेश अपनी जगह से उड़ते हुए पीछे की ओर चला गया और वह दीवार के अंदर घुस गया। और इस सब को देखने के बाद में वहां पर खड़े हुए सभी डिसाइपल्स को यही लगा कि अचानक से ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि विक्रम के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होगी। मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि उसने एक ही पंच के अंदर राकेश को पीछे की तरफ उड़ा दिया। क्या सही में मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत है? खाया जाता है उस पंच को खाने के बाद में राकेश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह चिल्लाते हुए विक्रम से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुमने मुझे पंच कैसे मार दिया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम अपने मास्टर के ऊपर हाथ उठाओगे? अगर आज मैंने तुम्हें एक सबक नहीं सिखा दिया तो मेरा नाम भी राकेश नहीं। राकेश की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में विक्रम हंसने लगा और उसने कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरे सामने एक चींटी के समान हो। विक्रम की बातों को सुनने के बाद में राकेश की गुस्सा अब फूट पड़ा था। अब उसने पूरी एनर्जी के साथ में फ्लेमिंग पंच का यूज करते हुए अब विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, अब इस बार तुम बच के दिखाओ, तुम मेरे अटैक से कैसे बचते हो। वहीं दूसरी ओर विक्रम उसके उस अटैक से बचने के लिए अपनी पावर का यूज करने जा ही रहा था। अचानक से उसको महसूस होता है कि उसके अंदर अचानक से कमजोरी आ गई है और वह अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। राकेश के द्वारा मारा गया वह पंच अब विक्रम के पास में आ गया था। वह उसे हिट करने ही वाला था कि अचानक से एक हाथ बीच में आ जाता है और उस पंच को वहीं पर ही रोक लेता है। बूम। वह दोनों हैरान थे कि आखिरकार बीच में कौन आया। लेकिन विक्रम को एक बात का एहसास हो गया था कि उसने वह एनर्जी पूरा यूज कर ली थी, जिसके कारण उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, क्योंकि जिस शरीर के अंदर वह गया था उस शरीर के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं थी। हे, तुम दोनों रुक जाओ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? राकेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे क्लासमेट को मार रहे हो। हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि एक लड़की वहां पर आ गई होती है जो कि अब विक्रम को बचा रही होती है।
और जब राकेश देखता है कि विक्रम को बचाने के लिए वह लड़की बीच में आ गई तो उसने गुस्से से कहा, तुम इस कचरे को कैसे बचा सकती हो? इतना ज्यादा कमजोर है फिर भी तुम इसके बीच में क्यों आ रही हो? तुम यहाँ से चली जाओ। रिया राकेश से कहती है, राकेश तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेरा क्लासमेट है और मैं इसकी क्लास की एक मॉनिटर हूँ। तो तुम मेरे सामने मेरे क्लासमेट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसके बारे में तो भूल ही जाओ कि तुम इसे अभी मेरे सामने नुकसान पहुंचाने की सोचोगे, क्योंकि ये अभी मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, अगर तुम्हें अभी भी स्कूल के नियमों से कोई भी डर नहीं है तो ठीक है, तुम अपना हाथ आजमा सकते हो, लेकिन फिर मुझे मत बोलना कि ये मेरी गलती थी। रिया ने राकेश को समझाते हुए उससे कहा। रिया की बातें सुनने के बाद में राकेश को गुस्सा आ गया था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। केवल वह उसके ऊपर गुस्से से देख सकता था। उसने विक्रम की तरफ पलटते हुए कहा, विक्रम तू इस बार तो बच गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे से संभल के रहना। तू चिंता मत कर, नेक्स्ट टाइम मैं इस कर्ज को जरूर चुका दूंगा। अब राकेश वहां से जाने लगता है। नेहा उससे कहती है, राकेश छोड़ो उसे, वह तो एक कचरा है, उसको किसी और दिन ही देख लेंगे। हाँ नेहा, तुमने सही कहा, आज उसको हम फैमिली मीटिंग के अंदर जरूर सबक सिखाएंगे। उसे वहां पर आ जाने दो, उसे वहीं से ही निपटेंगे हम लोग। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिया अब विक्रम की तरफ पलटते हुए उससे पूछती है, विक्रम क्या तुम ठीक हो? लेकिन विक्रम के तो अलग ही हाव भाव थे। जब उसने रिया को देखा तो उसके नाक से खून बहने लगा। वह अब ठड़की पंती करने लगा था। उसके गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। मैं उसके मुंह से कुछ वर्ड्स नहीं निकल रहे थे। लेकिन जब रिया को उसके इरादों का पता चला तो उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मैंने तुम्हें बचाया और तुम। उसी के साथ में रिया ने उसके फेस के ऊपर एक जमकर पंच मारा, जिसके कारण हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि अब ठड़की विक्रम जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। लेकिन रिया को पता चल जाता है कि उसने शायद ज्यादा ही तेज मार दिया होगा, इसीलिए उसने विक्रम की ओर पलटते हुए कहा, विक्रम विक्रम तुम ठीक हो ना? सॉरी, वो क्या है, मैंने ज्यादा ही तेज मार दिया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे इतना तेज दर्द भी नहीं हुआ। लेकिन अब रिया को विक्रम की टेंशन होने लगती है, इसीलिए वह उसके पास में खड़े हुए कुछ डिसिपल्स को उसकी तरफ बुलाती है और उनसे कहती है, हे तुम लोग इधर आओ, मेरी हेल्प करो। रिया की बात सुनते ही वह सभी डिसिपल्स उसकी तरफ भागे चले आते हैं। रिया कहती है, चलो ठीक है, तुम इसकी देखभाल करो। सभी डिसिपल्स भी उसी के क्लासमेट्स होते हैं, इसीलिए क्योंकि अब रिया उस क्लास की मॉनिटर थी, इसलिए उन सभी को उसका कहना मानना होता है। विक्रम तुमने तो आज मौज कर दी, उनको कितना अच्छा सबक सिखाया है, वो तो कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया। लेकिन तुम्हें रिया से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? आखिरकार तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया जिससे तुम्हें इतनी खतरनाक मार पड़ी? अरे वो तो कुछ नहीं, मेरे मुझसे कुछ और ही निकल गया, इसीलिए मुझे जोरदार पंच पड़ा। ही इतना ठरकी लौंडा है, इतना ज्यादा मार खाने के बाद में भी उसे कोई असर ही नहीं हो रहा। और इसी के साथ में हमारा सेकंड एपिसोड के अंदर जब वहाँ स्ट्रेचर के ऊपर विक्रम को ले जाया जा रहा था, वही रिया अपने सर को पीटते हुए यही सोच रही थी कि कितना मुश्किल है एक मॉनिटर बनना, जब उसकी क्लास के अंदर एक इतना ज्यादा कमजोर लड़का हो और उसको बचाने के अंदर ही मेरा पूरा टाइम चला जाता है। आखिरकार ये लड़का कब बड़ा होगा, क्योंकि ये 18 साल का हो गया, फिर भी इतनी ज्यादा बचपने जैसी हरकतें करता है और हर बार कोई ना कोई मुसीबत क्रिएट करता रहता है। आखिर कब तक मैं इसको बचाती रहूंगी? रिया ये सब कुछ सोच ही रही थी। वही दूसरी तरफ विक्रम स्ट्रेचर के ऊपर लेटा हुआ था और उसको बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वह सोच रहा था, मैं आखिरकार इतना कमजोर क्यों हूँ कि मुझे एक लड़की के द्वारा बचाया गया है? आखिरकार मैं पहले इतना ज्यादा शक्तिशाली था और मैं एक जगह का सम्राट भी था, लेकिन आज देखो मुझे एक लड़की द्वारा बचाया गया है। यह सोचते हुए विक्रम उस स्ट्रेचर के ऊपर बैठ जाता है, जिसको देखकर वहाँ पर दोनों डिसिपल्स डर जाते हैं। वह कहते हैं, विक्रम तुम अचानक से कैसे उठ गए? तुम्हें तो चक्कर आ रहे थे ना? विक्रम कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोई चक्कर नहीं आ रहे थे, वो तो मैं देख रहा था कि तुम लोग दोस्त कैसे हो। विक्रम भी वो सभी बातें सुनने के बाद में उन दोनों को गुस्सा आने लगा था, लेकिन अचानक से उन दोनों को इग्नोर करते हुए विक्रम उस स्ट्रेचर से भागने लगता है। वह भागते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अब मुझको भी ताकतवर होना होगा। उसको ऐसे भागते हुए देख दोनों डिसिपल्स कहते हैं, कितना आलसी इंसान है ये, इसने हमसे काम करवाया और अब देखो यहाँ पे अचानक से भाग गया बिना किसी तरह का रिप्लाई दिए, यहाँ तक कि उसने थैंक यू भी नहीं कहा। नेक्स्ट टाइम मिलने दे, इसको बताएंगे हम। कुछ ही पल के अंदर अब विक्रम एक मेडिकल लाइन के अंदर पहुंच गया था, जहाँ पर मेडिसिन और हर्ब्स मिला करती थी। अभी विक्रम वहां पर अपने लिए हर्ब्स इकट्ठा करने आया था ताकि वह अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सके। विक्रम उस स्ट्रीट के अंदर चलते हुए सोच रहा था, अभी मेरी ताकत बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अब मुझे केवल उस मेडिसिन के ऊपर ही निर्भर होना होगा।
थोड़ी देर के इंतजार के बाद में उसने सभी मेडिकल हर्ब्स और एलिक्सर्स ले लिए थे जो उसके काम में आने वाले थे, जिसके द्वारा वो अपनी सारी एनर्जी को बढ़ाने वाला था। वह अभी मेडिकल के बाहर खड़े होते हुए सोच रहा था, आखिरकार मैंने सारी हर्ब्स को इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद में वह अब अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी देर के अंदर वो अपने घर पर पहुंच जाता है। वो जैसे अंदर जाता है तो उसको गेट खोलते ही उसके फादर के दर्शन हो जाते हैं। फादर, मैं आ गया हूँ। उसके फादर ने जब देखा कि विक्रम घर आ गया है तो उन्होंने कहा, विक्रम, हमें आज कीमिया फील्ड के अंदर जाना है। आज हम सभी को इनविटेशन आया है। वहाँ पर एक डिनर को आयोजित किया गया है। अपने फादर की बात सुनने के बाद में विक्रम ये कहते हुए अंदर चला जाता है। ठीक है फादर, जब आप रेडी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। लेकिन विक्रम को इतनी ज्यादा जल्दी के अंदर देखकर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसके साथ में हुआ क्या है। आखिर ये इतना ज्यादा अलग व्यवहार क्यों कर रहा है? क्या इसके सर पर कोई चोट लगी है? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इसको डॉक्टर को दिखाना होगा, वरना इसकी ज्यादा ही मानसिक संतुलन हिल जाएगा तो मैं इसको कहाँ पर लेके फिरूंगा। विक्रम का फादर बहुत ही ज्यादा शौक के अंदर था क्योंकि उसको उसके बेटे के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह कभी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और कभी कभी इतनी अजीबो गरीब हरकतें करता रहता है और इसका पढ़ाई के अंदर तो कितने ध्यान ही नहीं है। 18 साल का होने के बाद में भी ये नालायक अभी तक भी बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हुआ है। इससे जूनियर्स भी इससे ज्यादा ताकतवर हैं। पता नहीं कब सुधरेगा ये। और इससे स्कूल के अंदर तो कोई ट्रेनिंग होती नहीं है और अब इसको देखो यहाँ पर घर पर आके ये कल्टीवेशन करने वाला है। क्या इसको लगता है कि एक ही दिन के अंदर पूरी कल्टीवेशन कर लेगा? चलो देखते हैं कितनी कल्टीवेशन ये करता है। उसी के बाद में विक्रम अपने रूम के अंदर आ जाता है और वो उसके अंदर आने के बाद में सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और फिर वह अपने पास में जो हर्ब्स थी उसकी एक पोटली को एक टेबल के ऊपर रख देता है और उसको खोलने के बाद में वह देखने लगता है कि उसने क्या क्या इकट्ठा किया है। ड्रैगन हार्ट ग्रास, आइस हार्ट स्नो लोटस, और फिर वो एक हर्ब को उठाते हुए कहता है, ये ग्राउंड फंगस कॉमन है, ये हर एक हर्ब के अंदर यूज की जाती है। चलो अभी के लिए ये बहुत है मेरे लिए, मैं इसके साथ में अपनी कल्टीवेशन आगे बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद में वह उसी टेबल के पास में अपनी अलगते पलगते में बांध कर बैठ जाता है और वह कहता है, चलो ठीक है, अब टाइम है एक न्यू फायर को क्रिएट करने का, जिसके द्वारा मैं एक न्यू पिल क्रिएट कर पाऊंगा। थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद में अचानक से उसको कुछ महसूस होता है और जब वह आंखें खोलता है तो उसको महसूस होता है कि उसके हाथ के अंदर एक ब्लू फ्लेम आ चुकी है। उस फायर का रियल नेम होता है स्पिरिट बर्न। ये एक रेयर प्रकार की फायर होती है जिसको कल्टीवेट करना और रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, लेकिन विक्रम की बॉडी के अंदर भी वह घोस्ट था जिसके कारण उसको उसके बारे में सब कुछ पता था और उसके लिए कल्टीवेट करना और भी ज्यादा आसान हो गया था। वह उस आग को देखते हुए ये सोच रहा था, इस आग के साथ में मैं पूरे जंगल को आग लगा सकता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास वो सब फालतू काम नहीं है। पहले मुझे अपने लिए एक पिल को रिफाइन करना होगा। उसके बाद में वो वहीं पर ही बैठे बैठे अपने आसपास की सभी हर्ब्स को अपने आसपास लाने लगता है और वह अपनी फायर के साथ में मर्ज करके उन सभी हर्ब्स से एक पिल बनाने लगता है। वहाँ पर चारों ओर येलो कलर का ऑरा फैलने लगता है जो ये दर्शा रहा था कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी बिखरी हुई थी। कुछ समय उस पिल को रिफाइन करने के बाद में आखिरकार वह पिल बन जाती है। आखिरकार मैंने बना ही लिया। उस पिल को देखने के बाद में विक्रम पूरी तरह से चकित हो जाता है और इसी के साथ में हमारा हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, विक्रम एक पिल को बना रहा था ताकि वह अपनी पावर को बढ़ा सके और लास्ट में हम सभी ने देखा था कि उसने वह पिल पूरी तरह से रिफाइन कर ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट एपिसोड। हम सभी देखते हैं कि इसके अंदर अब विक्रम अपनी एनर्जी को मिलाने लगता है और जब वह उस पिल को देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर कुछ बादल बने हुए हैं। उसके बाद में वह अपनी जगह पर बैठे बैठे सोचता है, आखिरकार ये पिल बनी गई, लेकिन ये बनती कैसे नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर टॉप 70 नंबर का एक एल्केमी प्रोसेस इसके अंदर शामिल किया था जो टॉप 100 के अंदर आता है और ये मेथड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इसके द्वारा ये पिल कैसे नहीं बनती। विक्रम उस पिल को देखने के बाद में बहुत ही ज्यादा खुश था। वह उस पिल को खा लेता है, जिसके बाद में अब वह नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है और थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद में अचानक से उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का आदान प्रदान होने लगता है और बहुत सारी ऊर्जा उसके शरीर के अंदर फैलने लगती है। बूम! और उसके साथ में अचानक से जोरदार धमाके के साथ में वह आखिरकार एक ब्रेक थ्रू हासिल कर ही लेता है। वही हमें उस कमरे से बाहर उसके फादर को दिखाया जाता है जो अभी तक भी वह वहां का सफाई कर रहा था और कुछ देर सफाई करने के बाद में वह काम से निपटा ही था।
वह सोच रहा था आखिरकार मैंने इसको पूरी तरह से साफ कर दिया है, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा काम था इसीलिए मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब तो मेरे को आराम करने की जरूरत है। अपने पूरे काम को खत्म करने के बाद में विक्रम का फादर बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि अब उसको आराम करने को मिलना था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। वह जितनी देर खुश हो सकता था उतनी देर खुश हुआ, लेकिन अचानक से विक्रम ने अपने लेवल को बढ़ा लिया था, जिसके कारण अचानक से उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लो हो गई थी और जोरदार धमाके के साथ में पूरा घर हिल जाता है और विक्रम के घर रूम की छत पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। पूरे घर की हालत खराब हो चुकी थी और उसके साथ में अब विक्रम के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वह अपने दांतों को बीचने लगा था। नालायक इंसान, इस नालायक को पता नहीं कहाँ से पैदा कर दिया। ये तो मेरे माता खाता रहता है, एक तो कुछ करता नहीं, ऊपर से यहाँ पर काम फिरा रहता है। विक्रम के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी ओर विक्रम अपने रूम के अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वह सोच रहा था आखिरकार मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, ये आखिरकार मैं भी ताकतवर हो चुका हूँ। अब मैं लेवल 4 का वॉरियर बन चुका हूँ। राकेश, अब तुम रुको, तुम अब मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। तुम आओ नेक्स्ट टाइम मेरे सामने, तुम्हारी हालत में बहुत खराब कर देने वाला हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे को बार बार बुली किया, लेकिन इस बार तुम नहीं बचने वाले। विक्रम ऐसा कुछ हो ही रहा था कि अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आती है, धड़ाक। उसी के साथ में उसका फादर अंदर की तरफ आता है। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर था और उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि आज तो विक्रम का पूरा भरता बनने वाला है। वह अंदर आते हुए उससे कहता है, विक्रम क्या तुम्हें ज्यादा खुजली मची हुई है, या क्या तुम्हें जरूरत है कि मैं तुम्हारी खुजली मिटाऊं? तुमने मेरे पूरे काम के ऊपर पानी फेर दिया, मैंने इतनी मुश्किल से सब कुछ साफ किया था, ऊपर से साथ में तुमने जो घर का कबाड़ा किया है उसको क्या तुम सही करोगे या तुम्हारा? हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा खुजली हो रही है तो मैं मिटा दूं तुम्हारी खुजली। विक्रम के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका खून पूरी तरह से उबल चुका था और वह आग के अंदर घिरा हुआ था और अपने पापा को इतने ज्यादा गुस्से के अंदर देखकर विक्रम को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह उसे कैसे समझाए, उसे कैसे शांत करे। उसने डरते हुए कहा, फादर फादर 1 मिनट रुकिए, डैड मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन उसका डैड था जो मानने को तैयार नहीं था। तुम क्या मेरे को बताओगे? तुमने पूरे घर का सत्यानाश कर दिया है। पर फादर मेरी बात सुनी तो सही। बात सुन लिया बहुत तेरी बात मैंने। उसी के साथ में उसका फादर अब उसके पीछे झाड़ू लेकर पीछे पड़ जाता है। नालायक इंसान, आज तेरे को मैं बताता हूँ कि नालायक तूने कितनी बड़ी गलती की है। मैं इतनी देर से यहाँ पर सफाई कर रहा था, तो कुछ करता नहीं है, बस बाहर घूमता रहता है और यहाँ पर आता है तो ऐसे तोड़फोड़ करता रहता है। अरे मुझे ही पता है कि तू कल्टीवेशन कर रहा था, तो जरूरी था क्या तू इस घर को तोड़े? क्या तू इसको तू सही करवाएगा? पीछे पीछे उसका फादर दौड़ते हुए आ रहे थे। उनके हाथ के अंदर झाड़ू था और आगे आगे विक्रम बोल रहा था, नहीं पापा मुझे मत मारिए, नहीं मुझे मत मारिए, मत मारिए मुझे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आप सुनने का नाम नहीं ले रहे। अब घर के अंदर विक्रम की बहुत ही अच्छे से धुलाई हो रही थी। विक्रम अपने पापा को कुछ समझाना चाहता था, लेकिन उसके पापा समझने का नाम नहीं ले रहे थे और उसे पिटाई के साथ साथ कुछ देर के अंदर अंधेरा भी हो जाता है और अब हो जाता है डिनर टाइम। कुछ ही पल के अंदर हम सभी को एक जगह दिखाई जाती है, वह होता है सिन्हा फैमिली का डिनर हॉल। अब वहाँ पर हमारा हीरो और उसके पापा साथ में आ चुके थे। वहीं पर हर एक दिशा के अंदर बहुत से लड़के और लड़कियां थे। वह सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। लड़कियां कह रही थी, वह अपनी दोस्त से कहती है, क्या तुमने सुना था कि विक्रम को यहाँ से जल्दी से निकाल दिया जाएगा? हाँ हाँ, मैंने सुना है कि वह फादर ने उसको बड़ी मुश्किल की उस अकेडमी के अंदर एडमिशन करवाया था, लेकिन वह वहाँ पर कोई भी काम नहीं कर पाया। शायद इसी वजह से उसको उस अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। हाँ हाँ, तुमने भी सही कहा, मैंने भी ऐसा सुना है, लेकिन आखिरकार वो एक कचरा ही तो है, सबसे ज्यादा कमजोर लड़का। पीछे खड़ा हुआ एक लड़का कहता है, वो देखो वो कचरा आ गया। आखिरकार ये कचरा समझता क्यों नहीं है कि ये कचरा ही रहेगा, कभी नहीं सुधरने वाला। तुमने देखा नहीं, ये इतने ज्यादा बड़ा हो गया फिर भी इसके अंदर बिल्कुल भी शक्तियां नहीं है, ये खुद डिफेंस भी नहीं कर सकता। आज तो रिया ने इसको वहां पर आके बचा लिया था, वरना पता नहीं इसके साथ में क्या ही होता। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, वो तो रिया आ गई थी, वरना ये कहाँ पे बस पाता कचरा। सभी वहां पर विक्रम के बारे में ऐसे ही बातें कर रहे थे। वह उसका मजाक उड़ा रहे थे कि विक्रम कितना ज्यादा कमजोर है, वह एक कचरा है। उन सभी की बातों को सुनने के बाद में विक्रम कहता है, आने तो मेरा टाइम भी आएगा, फिर तो मैं बताता हूँ तुम्हारे साथ में क्या करा जाएगा। एक दिन देखना, तुम सभी को मैं सबक सिखाऊंगा, तुम सभी के मुंह खुले ही खुले ले जाएंगे जब तुम सब मेरी पावर देखोगे। अभी तो केवल शुरुआत है। विक्रम ये सब अपने मन ही मन में सोच ही रहा था। उसके पापा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वह सभी जितने मेहमान वहां पर आए हुए थे वह सभी विक्रम के बारे में बात कर रहे थे कि वह कचरा है, वो ये है, वो है। उसकी वजह से अब उसके लिए भी सहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था।
लेकिन अपने फादर को इतने ज्यादा गुस्से के अंदर देखकर विक्रम कहता है, हाँ डैड, इनको छोड़िए, ये तो ऐसे ही है, ऐसे बातें करते रहते हैं, ये सब तो बातें करते रहेंगे, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विक्रम ने बड़ी शांति से अपने फादर को समझाया। अचानक से वहाँ का गेट खुलता है और उस गेट के अंदर से यंग मास्टर निकल कर आते हैं और विक्रम और उसका फादर उसको पीछे पलट कर देखने लगते हैं। और इसी के साथ में हमें पता चलता है कि वह और कोई नहीं, वह राकेश ही था। राकेश ही था जो सिन्हा फैमिली का यंग मास्टर के नाम से जाना जाता था। राकेश को अंदर आते हुए देख विक्रम के फादर उसको ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं, यंग मास्टर आप आ गए। लेकिन वहीं विक्रम को एक नया ही ख्याल आता है। विक्रम अभी अपने फादर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अभी वह विक्रम नहीं था, क्योंकि उसके अंदर से वह घोस्ट बोल रहा था। वह सोच रहा था कि आखिरकार मैंने अब तक तो उनको बताया नहीं कि हमारी सगाई टूट चुकी है। लेकिन विक्रम अपने फादर को बताता उससे पहले ही राकेश ने बता दिया कि तुम्हारे बेटे और नेहा की सगाई टूट चुकी है और अब नेहा मेरे से शादी करने वाली है। राकेश की वजह बातें सुनने के बाद में विक्रम का फादर पूरी तरह से चौंक गया था। वह बोला, क्या सच्ची में नेहा तुम इससे शादी करने वाली हो? विक्रम के फादर की बात सुनने के बाद में नेहा कहती है, अंकल दिलीप, आप अभी तक नहीं समझे, आप लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और एक कचरे के समान हैं और तुम तो अभी केवल एक नौकर हो और तुम्हारा बेटा एक कचरा। और इस सबको देखने के बाद में मैं उससे शादी करूंगी? मेरी फूटी किस्मत थोड़ी ना है जो मुझसे शादी करूंगी। आखिरकार एक कचरे से कौन शादी करना चाहेगा? ऐसा नेहा हंसते हुए कह रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो आखिरकार सामने वाले से क्या कह रही थी। वह अलग ही एटीट्यूड के अंदर थी। और उन दोनों की बातें सुनते हुए अचानक से वहाँ पर नेहा का फादर भी आ जाता है, जिसका नाम शंकर होता है। वह विक्रम के फादर से कहता है, अरे दिलीप, तू अपनी शक्ल तो देख, तेरे को लगता है कि मैं मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे से करवाऊंगा? और तेरा बेटा कचरा है, कचरा। वह अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर सकता और मैं अपनी इस नौवीं बेटी की शादी तेरे बेटे से कराऊंगा? क्या उसकी जिंदगी खराब करवानी है मुझे? इतना ज्यादा कमजोर इंसान है ये, खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता, तो ये मेरी बेटी की रक्षा क्या ही करेगा? तो भूल जा इस शादी के बारे में, मैं नहीं करवाने वाला तेरे बेटे से मेरे बेटी की शादी। शंकर की उन सभी बातों को सुनने के बाद में दिलीप का खून उबलने लगा था। बहुत ही ज्यादा उसको गुस्सा आने लगा था। वह अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और वह सीधे जाकर शंकर की कॉलर को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। तुम कह रहे हो मेरा बेटा कचरा है, तुम्हारी बेटी कचरा है, तुम ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगली बार से तुमने ऐसा कुछ कह दिया तो तुम्हें काट दिया जाएगा। वह दोनों बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से लड़ रहे थे, लेकिन अचानक से उन दोनों के बीच के अंदर राकेश आ जाता है। वह बीच में आते हुए चिल्लाते हुए कहता है, दिलीप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हमारे मेहमान है और तुमने हमारे सामने हमारे मेहमानों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे कर दी? तुम अपनी औकात में रहा करो, मेरे मेहमानों को टच करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम से तुम ये मत भूलना कि तुम कौन हो। इसी के साथ में राकेश अब दिलीप के ऊपर हाथ उठाने जा ही रहा था। वह अपनी हाथ के अंदर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगा, लेकिन अचानक से विक्रम बीच के अंदर आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे फादर के ऊपर हाथ उठाने की? अपने हाथों को संभाल के रखा करो, वरना किसी दिन टूट जाएंगे। इस बार तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से तुम याद रखना कि तुम किसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे थे। लेकिन जब विक्रम ने राकेश का हाथ पकड़ा और उसको वहीं पर ही रोक दिया, तो राकेश का गुस्सा भी फूट पड़ा और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे को रोकने की? तुम क्या अपनी जगह नहीं जानते? तुम नौकर हो नौकर, एक कचरा हो कचरा, कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो और तुमने मेरे हाथ को पकड़ने की हिम्मत कर दी। तुम चाहते हो क्या हो? क्या तुम मरना चाहते हो? क्योंकि तुमने सुबह भी मेरी इंसल्ट की थी और तुम यहाँ पे मेरी फिर से इंसल्ट करने जा रहे हो। राकेश का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। अब वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अब विक्रम की तरफ अपना फॉलिंग स्टार फिस्ट आगे की तरफ बढ़ा दिया। तुम अब इससे बचकर दिखाओ, तुमने सुबह मेरी इंसल्ट की थी ना, अब मैं तुम्हारी इंसल्ट करने वाला हूँ यहाँ पर सभी मेहमानों के बीच में, और तुम अपनी औकात को याद रखा करो। राकेश ने चिल्लाते हुए विक्रम से कहा। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि विक्रम अपनी जगह के ऊपर आराम से खड़ा था। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था आखिरकार उसकी तरफ कौन सा पंच आ रहा है। वह तो अपनी जगह पर खड़े खड़े उससे कह रहा था, अरे आ जाओ, तुम्हें देख लिया जाएगा। तुम क्या भूल गए तुम्हारे साथ में सुबह क्या हुआ था? और अगर तुम भूल गए हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ।
फिर दोनों अपने आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम के साथ में एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वह दोनों फाइट कर ही रहे थे, अचानक से जोरदार आवाज आती है, रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर फाइट करने की। उस आवाज को सुनते ही दोनों के दोनों चौंक जाते हैं और उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ से आवाज आई थी। और अब उन दोनों के बीच के अंदर एक अटैक आके लगता है, जिसके कारण वो दोनों दूर हो जाते हैं। वहीं उस आवाज को सुनने के बाद में वहां पर खड़े हुए सभी मेहमान भी उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ से वह आवाज आई थी। वह बात करने लगते हैं, ये तो सिन्हा फैमिली पेट्रियार्क है। सभी के सभी एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे। अब यहाँ पर क्या होने वाला है? क्या यहाँ पर फिर से एक और लड़ाई स्टार्ट होने वाली है? चलो मजा आएगा, देखते हैं क्या ही होता है। वह सभी उस लड़ाई को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे जो यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन उन सभी के मेहमानों के ऊपर पानी फिर जाता है क्योंकि ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होता। सिन्हा फैमिली के सबसे ज्यादा बड़े आदमी उस हॉल के अंदर आ गए थे। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर थे। उनके हाथ के अंदर एक एनर्जी देखी जा सकती थी जिससे देखकर ये बताया जा सकता था कि वह कितने ज्यादा ताकतवर थे। वह अंदर आते हैं और कहते हैं, क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि आखिरकार तुम अभी कहाँ पर खड़े हो? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लड़ने की, वो भी मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए? अपने फादर को उस हॉल के अंदर आते हुए देखकर राकेश विक्रम से कहता है, इस बार भी तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ में थी, इसीलिए तो तुम बच गए, वरना आज से तुम मेरे हाथों से मरने वाले थे। इसी के साथ में राकेश अब अपने फादर के पीछे जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन विक्रम को समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, आखिरकार किस्मत मेरी अच्छी थी या फिर उसकी? हाँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा किस्मत किसकी अच्छी थी। चलो नेक्स्ट टाइम देख लिया जाएगा कि किस्मत किसकी अच्छी थी और किसकी खराब। नेक्स्ट टाइम मिलने दो इस राकेश को, फिर मैं बताता हूँ इसको कि मैं कौन हूँ। ध्रुव, जो सिन्हा फैमिली का पेट्रियार्क था, ध्रुव अपने साथ आए हुए एक बुजुर्ग इंसान से कहते हैं, मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, ये पता नहीं नालायक कहाँ से हर जगह फाइट करने लग जाते हैं। मैंने आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है, इसीलिए उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आप नाराज नहीं होइए, आप जल्दी से इस हॉल के अंदर आ जाइए। पेट्रियार्क ध्रुव की बात सुनने के बाद में मास्टर अजय ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, तुम्हें इन सबको दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। उसी के साथ में मास्टर अजय अब उस हॉल के अंदर आगे जाने लगते हैं और उसके पीछे पीछे पेट्रियार्क ध्रुव और उसका बेटा आ रहा होता है। और मास्टर अजय को उस हॉल के अंदर आते हुए देखकर वहां पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स और आए हुए मेहमान यही बात कर रहे होते हैं, अरे अरे देखो देखो, वो कौन है? वो एल्केमी गिल्ड से मास्टर अजय है, आखिरकार मैंने उन्हें देख ही लिया। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे एल्केमिस्ट हैं, ये बहुत ही अच्छी गोलियां बनाते हैं। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, ये बहुत ही अच्छी गोलियां बनाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इन्होंने राकेश को अपना डायरेक्ट डिसिपल बना लिया है और अब राकेश इनके द्वारा सीखेगा, क्योंकि मुझे ही पता है कि राकेश भी पिल्स बनाने के अंदर बहुत ही ज्यादा रुचि रहता है। हाँ हाँ, वास्तव में राकेश बहुत ही ज्यादा जीनियस है। वहाँ पर खड़ी हुई सभी लड़कियां राकेश के बारे में बात करे जा रही थी। हाँ, इसके साथ में राकेश बहुत ज्यादा लकी भी है। आखिरकार वो देखो वहाँ पर अब एल्केमी गिल्ड के अंदर ज्वाइन होने वाला है। आखिरकार कितनी अच्छी बात है ये। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, आने वाले समय के अंदर देखना वो बहुत ही अच्छा एल्केमिस्ट बनेगा। हाँ, तुमने भी सही कहा, सही बात है, एक लड़की ने कहा। अफसोस की बात है बेचारा विक्रम, उसको तो उसके साथ में कोई कंपैरिजन भी नहीं है। अगर उन दोनों का कंपैरिजन करने बैठे तो वह तो ऐसा हो जाएगा कि धरती को आसमान के साथ में मिला रहा हो। और इसी के साथ में हमारा आज का एपिसोड भी खत्म होता है। बहुत ज्यादा शोर होने लगा था और उस सबको देखने के बाद में पेट्रियार्क ध्रुव ने कहा, अब शांत हो जाइए सबके सब, आखिरकार हमारे यहाँ पर मास्टर आ चुके हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगना चाहिए कि अब उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए कृपया शांत हो जाइए। उसके बाद में उन सभी को शांत करने के बाद में पेट्रियार्क ध्रुव मास्टर अजय की तरफ पलटते हैं और उनसे कहते हैं, मास्टर अजय, आप हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मेहमान हैं, क्या आप हमें एल्केमी की कुछ स्टेप्स दिखा सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो? क्योंकि हम सभी भी आपकी उन एल्केमी स्टेप्स को देखना चाहते हैं और यहाँ पर आए हुए सभी लोग भी वह आपके बहुत ही अच्छे फैंस हैं। पेट्रियार्क ध्रुव बड़े ही प्यार से मास्टर अजय से कह रहे थे कि वह उन्हें वहां पर एल्केमी की कुछ स्टेप्स दिखाएं, क्योंकि वह भी उनके कुछ पैतरे देखना चाहते थे कि किस तरह से मास्टर अजय काम किया करते थे। पेट्रियार्क ध्रुव की बात सुनने के बाद में मास्टर अजय ने कहा,
अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर एल्केमी की कुछ स्टेप्स सिखाऊं। तो ठीक है, तुमने इतने आराम से और सम्मान से पूछा है, तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिखा देता हूँ। उसके बाद में उनके पास में एक स्टोरेज बैग था, जिसके अंदर से उन्होंने एक कढ़ाई बाहर निकाली, जिसके अंदर पिल्स बनाई जाती थी। उसका यूज ओनली पिल्स बनाने के लिए ही किया जाता था। जैसे ही मास्टर अजर ने उस कढ़ाई को बाहर निकाला, तो वहां पर खड़े हुए सभी मेहमानों की आंखें उसकी रोशनी से बंद होने लगी, क्योंकि उस कढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा ही चमक बाहर निकल रही थी। वहीं उस कढ़ाई को देखने के बाद में राकेश बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जैसे कि उसे को कोई चॉकलेट खाने को दे दी गई हो। उसने जोर से खुश होते हुए कहा, ये तो ड्रैगन कढ़ाई है, और एल्केमी एम्पायर के अंदर इसकी पोजीशन टॉप 5 के अंदर आती है। राकेश की बातों को सुनते ही वहां पर खड़े हुए सभी मेहमान अब राकेश के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। वह कह रहे थे, यंग मास्टर, आप कितने ज्यादा लकी हैं, आपको मास्टर अजर का डिसिपल बनाया जा रहा है। अब तो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने वाली है, गर्ल्स आपके पीछे पड़ने वाली है। हाँ, तुमने सही कहा, आज तो यंग मास्टर राकेश का ही डे है। हाँ हाँ, यंग मास्टर राकेश, आप हमें भूल न जाना। क्या पता आप उनकी डिसिपल बनने के बाद में अपने दोस्तों को ही भूल जाओ। उन सभी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में राकेश कहता है, अरे अरे, ये तो आम बात है, जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो वो पीछे वालों को जरूर भूल जाता है। राकेश उन सभी की बातें सुनने के बाद में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं विक्रम अब मास्टर अजर के ऊपर नजरें टिकाए बैठा था। वह मन ही मन में सोच रहा था, मुझे देखने दो आखिरकार ये एल्केमी मास्टर कितने ज्यादा अच्छे हैं कि ये किस तरह से एल्केमी के अंदर अपने आप को प्रूफ करते हैं। मैं भी देखता हूँ कि आज इनके अंदर कैसी क्षमताएं हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये सभी इतने ज्यादा उत्सुक है कि इतने ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अब वहीं पर अब मास्टर अजर अपनी वह सारे काम करने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एक पिल को तैयार किया जाता है। वह सबसे पहले कढ़ाई के नीचे फायर का यूज करते हुए उसे गर्म करने लगते हैं, लेकिन मास्टर अजर को उस फायर का यूज करते देख विक्रम बहुत ही ज्यादा निराश होता है। वो मन ही मन में कह रहा था, अरे भाई, ये किस तरह का एल्केमी है, इसके पास में तो कोई अच्छी सी आग भी नहीं है जिसका यूज करते हुए कोई अच्छी सी पिल बनाई जा सके। ये तो एक ऑर्डिनरी फायर को भी नहीं सीख पाया, उसको क्या रिफाइन नहीं कर सकता था, और ये खुद को कह रहा है कि ये एल्केमिस्ट है। किस तरह का एल्केमिस्ट, इससे अच्छी फायर तो मेरे पास है। विक्रम अपने मन ही मन के अंदर सोच रहा था, क्या ये सही में एक एल्केमिस्ट है। वहीं उसके पीछे राकेश खड़ा था और वो मन ही मन में कह रहा था, राकेश, इस बार मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे से बच कर रहना। लेकिन विक्रम भी अपने आप को नहीं संभाल पाया और वो कोने के अंदर खड़े खड़े ही अपने सर को हिला रहा था, और उसका ऐसा करते देख राकेश ने उसको देख लिया था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ए विक्रम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे इस सर को हिलाने से क्या मतलब है, तुम क्या बताना चाहते हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम सर हिला रहे हो? और क्या तुम अपनों से बड़ों से ऐसे ही बात करते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मास्टर अजर को थोड़ी सी तमीज देनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए? और तुम उनको ऐसे देखते हुए ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि वह तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी ये बताओ, तुम्हारी सर हिलाने का क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पाया, तुम क्या कहना चाहते हो? राकेश ने चिल्लाते हुए विक्रम से कहा। राकेश की उन सभी बातों को सुनने के बाद में वहीं दूसरी तरफ पेट्रियार्क ध्रुव भी वहां पर आ गए थे। वह थोड़े से दूर खड़े थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं था। वह वहां पर आकर राकेश से पूछते हैं, राकेश, क्या हुआ, तुम यहाँ पर शोर क्यों मचा रखे हो? राकेश ने कहा, फादर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये विक्रम यहाँ पर खड़े खड़े पता नहीं अपना सिर हिला रहा था और बार बार मास्टर अजर की तरफ देखे जा रहा था। वो पता नहीं क्या करना चाह रहा था। राकेश की उन सभी बातों को सुनने के बाद में पेट्रियार्क ध्रुव को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक नौकर हो, नौकर, और तुम मास्टर अजर से इस तरह की बदतमीजी कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें तुम्हारी औकात पता नहीं है? तुम्हारी औकात इस घर के अंदर कहाँ पर है? तुम वहां पर काम करते हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस तरह का व्यवहार करो। उन सभी बातों को सुनने के बाद में केमिस्ट अजर का ध्यान में उनकी तरफ चला गया और वो देखने लगा, और उसने चिल्लाते हुए कहा, रुको। मास्टर अजर को बीच में बोलते देख वहां पर खड़े हुए सभी चुप हो गए, क्योंकि अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मास्टर अजर को खड़े होने के बाद में वह कुछ कह सके। वह विक्रम के पास आए और उनसे कहा, छोटे दोस्त, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी एल्केमी पसंद नहीं आई, या तुम्हें इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो तुम मेरे को बता सकते हो। मास्टर अजर की मुंह से वह सभी सब सुनने के बाद में विक्रम आगे बढ़ा। विक्रम ने मास्टर अजर से शांति से कहा, मास्टर अजर, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि आप जो एल्केमी प्रोसेस का यूज कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, वो अच्छा नहीं लगा, आपको उसको थोड़ा सुधारने की जरूरत है। और ये सभी शब्द सुनने के बाद में वहां पर जितने भी मेहमान खड़े हुए थे उनके मुंह देखने के लायक थे, वो बात कर रहे थे। इस विक्रम के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, इसने मास्टर अजहर के मुंह पर सीधा कह दिया कि उनकी एल्केमी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे इतनी अच्छी एल्केमी तो है, फिर भी तुम ये क्या कह रहे हो, ये एक कचरा है और कह रहा है कि मास्टर अजहर की एल्केमी अच्छी नहीं है। तुमने ये हंसने वाली बात कर दी। ये सब बातें करते हुए वह सभी अब विक्रम के फादर की तरफ देखने लगे थे। उन्होंने जब उसके फादर को देखा तो उसके फादर का चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था और अब उन सभी को हंसी आने लगी थी। ये देखो बेचारे विक्रम के फादर का क्या हाल हो गया, लगता है उनको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। आखिरकार यहाँ पर गलती करे बेटा और पछता है वो फादर। विक्रम अपने फादर के पास में आता है, लेकिन अपने बेटे को अपने पास में आते देख वह उससे कहता है, विक्रम ये तुमने क्या कह दिया, तुम्हें क्या थोड़ा सा भी डर नहीं है, तुम इतने ज्यादा एरोगेंट कब से हो गए कि तुम मास्टर अजहर के बारे में ऐसा कुछ कह दो। और इसी के साथ में आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टाटा बाय बाय। अपने फादर से कह रहा होता है, डैड इस विक्रम को लगता है ज्यादा ही पैर लग चुके हैं, इसको आपको पनिश करना होगा वरना ये ऐसे ही सभी को बेइज्जत करता फिरेगा और हमारी फैमिली के रेपुटेशन का क्या होगा। अभी आपने देखा ना ये यहाँ पर खड़े खड़े भी केमिस्ट अजहर की इंसल्ट कर रहा था। राकेश की उन बातों को सुनने के बाद में पेट्रियार्क ध्रुव अपने गार्ड से कहते हैं, गार्ड्स जाओ और उसे पकड़ लो, इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये हमारे यहाँ पर आकर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट को परेशान कर रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ पेट्रियार्क ध्रुव की बात सुनने के बाद में केमिस्ट अजहर आगे आते हैं और वह कहते हैं, रुको मैं आखिर देखना चाहता हूँ कि इस लड़के के पास में एल्केमी से रिलेटेड क्या जानकारी है। उसके बाद में वह विक्रम के पास में जाते हैं और विक्रम से कहते हैं, छोटे दोस्त क्या तुम्हें एल्केमी के बारे में कुछ पता है, अगर हाँ तो क्या तुम मेरे साथ में उसे साझा करना चाहोगे। केमिस्ट अजहर की बात सुनने के बाद में विक्रम आगे बढ़ता है और वह उनसे कहता है, केमिस्ट अजहर मुझे पता है कि आप एक अच्छे एल्केमिस्ट हैं, लेकिन आप जो अभी ग्रास का यूज कर रहे थे स्पिरिट ग्रास, उसका ऐसे यूज नहीं करते हैं, उसका यूज करने का तरीका कुछ और है और आप अगर उसे गलत तरीके से यूज करेंगे तो उसके सारे जो अंदर की एनर्जी है वो उस पिल के अंदर नहीं जा पाएगी, जिसके साथ में जो पिल आप बनाना चाहेंगे वो कम रैंक की पिल बनेगी। विक्रम ने तो बड़े आराम से वह बात कही थी, लेकिन वह दूसरी तरफ केमिस्ट अजहर के तो अलग ही भाव थे जब उसने उसकी वह बात सुनी। क्या वास्तव में ये छोटा सा दोस्त सही कह रहा है, क्या वास्तव में ऐसा ही है, क्या मैं पिल बनाने के अंदर कोई गलती कर रहा हूँ। लेकिन वैसे कुछ दूर खड़े हुए राकेश और नेहा उसकी तरफ देखते हैं और राकेश मास्टर अजहर से कहता है, मास्टर अजहर आप इसकी बातों पर ना आए, ये बकवास कर रहा है, इसको कुछ भी नहीं पता है, इसको तो ये भी नहीं पता कि आखिर एल्केमी क्या होती होगी। राकेश की बातों को सुनने के बाद में नेहा भी अब उसके पीछे पीछे लग गई और उसने भी कहा, हाँ मास्टर अजहर ये सही कह रहा है, क्योंकि आपके सामने जो अभी खड़ा है वो एक कचरा है, उसको तो अभी यहाँ पर ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं करनी आती, सबसे कम लेवल के ऊपर है वो अभी। लेकिन उन दोनों की इस तरह की बकवास को सुनते हुए अब मास्टर अजहर को भी गुस्सा आने लगा था और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो वरना तुम दोनों को यहीं पर ही मारकर कब्र में दफन कर दूंगा। उसके बाद में वो वापस से विक्रम की तरफ पलटते हैं और विक्रम से कहते हैं, छोटे दोस्त तुम जो कह रहे थे उसे बोलना जारी रखो, ये सब तो पागल हो गए हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। अजहर की बात सुनने के बाद में विक्रम हंसता है और कहता है, जिस स्पिरिट ग्लास का आप यूज कर रहे हैं उसकी टहनी और जड़ों के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस होती है और इसका यूज करने से आपके पिल के अंदर जो आप सामग्री डालते हैं उसके अंदर भी ये पॉइजन चला जाता है, जिसके साथ में उसकी ग्रेड कम हो जाती है। विक्रम ने जैसा ही ऐसा कहा अचानक से मास्टर अजहर अपनी जगह पर खड़े खड़े कांपने लगे और उन्होंने अपनी मुट्ठियां पकड़ ली और झुकते हुए कहा, मास्टर क्या आप मेरे को इसके बारे में कोई सोल्यूशन बता सकते हैं जिसके साथ में मैं इन सभी अशुद्धियों को दूर कर सकूं। वह दोनों इस तरह से बात कर ही रहे थे, लेकिन अजहर के मुंह से वह बात सुनने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी मेहमानों के हाव भाव भी बदल गए। उन सभी को इतना ज्यादा शौक लगा कि वह अपनी जगह पर खड़े खड़े ही जम से गए थे। क्या क्या ये वास्तव में क्या हो रहा है, क्या वास्तव में अभी मास्टर अजहर ने विक्रम को मास्टर कहकर बुलाया है, क्या मेरे कान खराब तो नहीं हो गए, अरे नहीं मैं तो सपना देख रहा हूँ शायद, भाई मेरे को चूटी डाक काट के दिखाना। वहाँ पर खड़े हुए सभी लड़के और लड़कियां ऐसे ही बातें कर रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मास्टर होकर वह विक्रम को जो पूरी तरह से ट्रेस था उसको मास्टर कह रहे हैं। उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए अब विक्रम के अंदर जो आत्मा थी वो मन ही मन में सोचती है, हाँ अब पता चला ना मैं कौन हूँ। उन सभी को नजरअंदाज करते हुए विक्रम ने कहा, हाँ जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा आपको करना है
है, बस आप अभी पिल को बनाना जारी रखें और आपको मैं उसी के अंदर इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा। विक्रम की बात सुनने के बाद में मास्टर अजहर ने भी बो डाउन कर दिया और उन्होंने अपनी पिल बनाने वाली वह कढ़ाई बाहर निकाल ली। उसके बाद में उन्होंने उस कढ़ाई के नीचे आग लगाना शुरू कर दिया और वह उसको सही टेम्परेचर के ऊपर ला रहे थे। उसके बाद में विक्रम ने कहा, ठीक है, अब आप इसके अंदर वह सभी इंग्रेडिएंट्स डालिए जिसके साथ में आप इसे बनाने वाले हैं। विक्रम की बात सुनते हुए मास्टर अजहर ने भी अब इंग्रेडिएंट्स डालने शुरू कर दिए थे और अब उस फ्लेम की पावर को और भी बढ़ा रहे थे ताकि वह कढ़ाई और भी ज्यादा गर्म हो जाए। और जैसे ही अब वह कढ़ाई पूरी तरह से सही हीट के ऊपर आ गई थी, उसके बाद में विक्रम ने कहा, ठीक है, अब आप इसके अंदर स्प्लिट ग्लास को डालो। लेकिन विक्रम के इस आदेश को सुनते ही अजहर को झटका लगा। क्या वास्तव में आप इसके अंदर अभी इस गरम गरम कढ़ाई के अंदर ये स्प्लिट ग्लास डालना चाहते हैं? लेकिन अपने सोच विचार को साइड में रखते हुए उन्होंने जैसा विक्रम ने कहा वैसा ही वह करने लगे और उसी साथ में अब उन्होंने उसके अंदर स्प्लिट ग्लास को भी डाल दिया और उसके बाद में अब उन सभी जड़ी बूटियों जो अभी अभी उस कढ़ाई के अंदर डाली गई थी अब उन्हें वह रिफाइन करने लगे। वह कढ़ाई अब पूरी तरह से चमकने लगी थी और वहाँ पर खड़े हुए सभी बात कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या होने वाला है? ये तो मुझे भी नहीं पता। अब तो जब उसका वह ढक्कन हटेगा उसके बाद में हमें पता लगेगा कि वह पिल बनी है कि नहीं और कौन से ग्रेड की बनी है। वहीं दूसरी तरफ उन सभी को इस तरह के रिएक्शन देते देख वहाँ पर खड़े हुए राकेश, नेहा और पेट्रियार्क ध्रुव सभी को शौक लगा। राकेश को तो अभी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वह मन ही मन में सोच रहा था, नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। क्या वास्तव में इसे एल्केमी भी आती है? उसके बाद में उन सभी झटकों से अलग विक्रम अजहर से कहता है, ठीक है, अब आप उस कढ़ाई के ढक्कन को हटा दीजिए। विक्रम की बात सुनने के बाद में अजहर ने भी अब उस कढ़ाई के ऊपर का ढक्कन हटा दिया। लेकिन जैसे ही उस कढ़ाई का वह ढक्कन खुलता है सभी चौंक जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से कोई पिल नहीं निकलती। उसके अंदर एक कीचड़ का गोला पड़ा हुआ था और उसको देखने के बाद में सभी शौक के अंदर चले गए। वहीं दूसरी ओर मास्टर अजहर का भी यही सीन था। क्या वास्तव में हम लोग फेल हो गए? लेकिन जो विधियां वहाँ पर बताई गई थी मैंने तो उसी के साथ में काम किया था। मास्टर अजहर इसी शौक के अंदर थे और दूसरी तरफ वही नेहा और राकेश दोनों के होश उड़े हुए थे। वह उस गोली को देखने के बाद में हंसने लगे थे। ये क्या है? ये तो एक कीचड़ है। मैंने मास्टर अजहर पहले ही कहा था आपसे, मैंने बोला था ना कि ये कभी भी केमिस्ट नहीं बन सकता और आपने हमारी बात नहीं मानी। हमने आपको बोला था कि ये एक कचरा है और एक कचरे की कहाँ पे जगह होती है वहीं पर ही होनी चाहिए। आप इसको फालतू में इतना ऊंचा दर्जा दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नेहा का भी यही हाल था। वो यही बोल रही थी, हाँ वास्तव में राकेश तुमने सही कहा, ये आखिरकार कचरा ही तो है। कहाँ पे आपने इसको एक मास्टर बना दिया, करवाली ना बेइज्जती। वहीं अब पेट्रियार्क ध्रुव को भी गुस्सा आ गया था और उसने अपने गार्ड्स को कह दिया, चलो ठीक है, अब उस छोटे से बच्चे को पकड़ लो और उसको एक कड़ी सजा दो क्योंकि उसने पहले हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है और अब हम यहाँ पर और भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। पेट्रियार्क ध्रुव की बात सुनने के बाद में अब वह गार्ड्स भी विक्रम को पकड़ने के लिए उसकी तरफ चले गए थे और उन्होंने उसके ऊपर अपने हथियार दाग दिए थे। वह सभी अभी विक्रम का मजाक उड़ा रहे थे कि अचानक से उस पॉट के अंदर से जिसके अंदर वह गोली बना रहे थे उसके अंदर से तेज रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर जो मर्ड पड़ा हुआ था उसके अंदर दरारें आने लगती है और अचानक से उसके अंदर से एक पिल निकलकर बाहर आती है। उस पिल की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर खड़े हुए सभी को अपनी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी क्योंकि वह सही से देख भी नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये था क्या। ये कितनी ज्यादा तेज रोशनी है, इससे तो मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा। मैं भी तो नहीं खोल पा रहा। मुझे भी तो देखना है कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। पेट्रियार्क ध्रुव भी अब अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करने लगते हैं और अपने सामने हाथ रखते हुए जैसे ही उस पिल की रोशनी थोड़ी सी कम होती है तो वह मन ही मन में सोचते हैं क्या वास्तव में विक्रम ने इस पिल को बना लिया। वहीं दूसरी तरफ राकेश और नेहा का भी यही हाल था। उन दोनों को भी बहुत गहरा झटका लगा था। उस पिल को गौर से देखने के बाद में अब सभी को पता चल गया था कि वह कौन से ग्रेड की पिल थी। विक्रम ने अभी अभी जिस पिल को बनाया था वह कोई साधारण पिल नहीं थी, ग्रेड 4 की पिल थी। उस पिल का नाम सेंडेन पिल था। सभी गोलियां जिनको बनाया जाता है उनके अंदर भी अलग अलग ग्रेड होती है और जितनी जितनी ग्रेड बढ़ती रहती है उसी के साथ में उनकी ताकत भी बढ़ती रहती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये ग्रेड 4 की पिल कैसे बन सकती है? क्योंकि मास्टर अजहर तो एक ग्रेड 3 के एल्केमिस्ट थे तो उन्होंने ये पिल कैसे बना ली? हाँ, तुम सभी ये सभी क्या सोच रहे हो? ये वास्तव में ग्रेड 4 की पिल है। अजहर उन सभी के बीच में बोलता है और ये सभी मास्टर विक्रम की वजह से हुआ है। उनकी वजह से ही मैं एक ग्रेड 4 की पिल बना पाने में कामयाब हुआ हूँ। मास्टर अजहर को भी अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वह सपना देख रहे हैं, लेकिन अपने सपने से उठते हुए उन्होंने उन सभी को समझाया कि वह वास्तव में एक ग्रेड 4 की सेंडेन पिल है। उन सभी से अलग राकेश तो एक अलग ही चीज सोच
सोच रहा था। वह ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर विक्रम को और भी ज्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि अभी उसके ऊपर से सारी अटेंशन जा चुकी थी। इसीलिए जल्दी से उसने अपने गार्ड्स को कहा, तुम ये क्या देख रहे हो, जल्दी से विक्रम को पकड़ो और उसे यहाँ से बाहर निकालो। राकेश की बात सुनते ही अब उसके पीछे खड़े हुए सभी गार्ड्स विक्रम की तरफ बढ़ने लगे। वह कह रहे थे, ए तुम अब अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाओ और तुम्हें यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। लेकिन जैसे ही मास्टर अजहर ने देखा कि अब विक्रम को पकड़ने के लिए वो गार्ड्स आगे जा रहे थे, तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं, वहीं पर ही रुक जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुम मेरे मास्टर को हाथ नहीं लगा सकते। उसी के साथ में वहाँ पर जो गार्ड्स थे उनको अपनी पावर का यूज करते हुए अब मास्टर अजहर ने उन सभी को हवा के अंदर उड़ा दिया, क्योंकि वहाँ पर सभी से ज्यादा ताकत मास्टर अजहर के अंदर ही थी। मास्टर अजहर अभी विक्रम को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मेरी गलती नहीं है, ये एक नालायक की वजह से हुआ है। तुम में से किसी ने भी अब इसको टच करने की हिम्मत की तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। और वहीं पीछे खड़े हुए सभी बात कर रहे थे, क्या वास्तव में ये विक्रम की वजह से हुआ है, क्या विक्रम ने ही इस बिल को बनाया है। लेकिन हम सबको तो लगता था कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर ये आज अचानक से एक केमिस्ट कैसे बन गया, और वो भी छोटा मोटा केमिस्ट नहीं, सीधे ग्रेड 4 का केमिस्ट। उसके बाद में मास्टर अजहर जल्दी से विक्रम की तरफ बढ़ते हैं और वह अपनी मुट्ठी को पकड़ते हुए सम्मान के साथ में कहते हैं, मास्टर विक्रम आपका धन्यवाद, जो आपने मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस दी, जिसके साथ में मैं ये ग्रेड 4 की सेंडेंट बिल को बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन इस तरह से अजहर को विक्रम के सामने झुकते हुए देख राकेश का खून उबलने लगा और उसने झिझकते हुए कहा, मास्टर लेकिन वो हमारे यहाँ का नौकर है, आपको उसके सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह तो उसी का काम है कि वह यहाँ पर किसी की भी हेल्प कर सकता है। तुम चुप हो जाओ, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है अपना मुंह मत खोलो, जब भी मुंह खोलते हो ये फालतू की बातें करने लग जाते हो। मास्टर अजहर ने चिल्लाते हुए राकेश से उन्होंने आगे कहा, राकेश अब तुमने बहुत ज्यादा हद पार कर दी है, चलो इधर आओ और मास्टर विक्रम से माफी मांगो। लेकिन मास्टर मेरी गलती नहीं है इसमें। राकेश अभी अजहर को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अजहर ने भी उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसने कहा, मैंने जैसा कहा है वैसा करो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही बहुत ज्यादा पनिश करने वाला हूँ। मास्टर अजहर का गुस्सा देखने के बाद में राकेश अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह पाया और वह डगमगाते हुए पीछे की तरफ गिर गया। लेकिन मास्टर वो हमारे यहाँ का नौकर है, मैं उससे माफी नहीं मांग सकता। विक्रम अब तुम बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारी वजह से देखो मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है, राकेश ने चिल्लाते हुए विक्रम से कहा। लेकिन अभी भी ये देखते हुए कि राकेश अभी तक भी नहीं सुधरा और वह उसी के सामने विक्रम को उंगली दिखाते हुए वार्न कर रहा है, तो अजहर ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम इससे माफी मांगो और तुम इन्हें धमकी दे रहे हो, तुम इन्हें कह रहे हो कि तुम इन्हें मार दोगे, वो भी मेरे सामने। तुम्हें शायद पता नहीं है वो मेरे मास्टर है मास्टर। वहीं उन तीनों की इस तरह की लड़ाई को देखते हुए दूर खड़े हुए पेट्रियार्क ध्रुव भी सोच रहे थे, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मास्टर अजहर को इनवाइट किया गया था, वो हमारे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं और उनको यहाँ पर नाराज करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए अब यहाँ पर मुझे दिमाग से काम लेना होगा। उसके बाद में पेट्रियार्क ध्रुव आगे जाते हैं और वे राकेश से कहते हैं, राकेश तुमने सुना नहीं मास्टर अजहर ने क्या कहा, जाओ जल्दी से विक्रम से माफी मांगो। लेकिन डैड आपको पता है ना वो हमारा नौकर है, तो फिर मैं उससे माफी कैसे मांग सकता हूँ। बस मैंने जो कह दिया है वो कह दिया है, अब जैसा कहा है वैसा करो। उसके बाद में ना चाहते हुए भी अब राकेश को विक्रम से माफी मांगनी पड़ती है और वह वो डाउन करते हुए विक्रम से माफी मांगने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ नेहा और उसके पापा शंकर वहीं दूर खड़े हुए, उनको भी बहुत गहरा झटका लगा। नेहा वहीं पे खड़ी हुई ये सोच रही थी, क्या मैं ये कोई सपना था, क्या ये वास्तव में हो रहा है, क्या अभी राकेश विक्रम से माफी मांग रहा है। नहीं ये सपना ही हो सकता है, ये रियलिटी नहीं हो सकती। वहीं नेहा इस बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ उसके फादर का भी यही हाल था, वो भी यही सोच रहा था ये यहाँ पर हो क्या रहा है। अभी कुछ देर पहले ही तो हमने विक्रम को इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया था, उसके साथ में मैंने उसके फादर के साथ में भी लड़ाई की थी। आखिरकार ये अचानक से सिचुएशन बदल कैसे गई। उन सभी के शौक से अलग विक्रम ने अजहर से कहा, मास्टर अजहर आपने बहुत कुछ कह दिया है, इसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ और अगर आपको मेरी और कुछ मदद चाहिए हो तो आप मेरे से बता सकते हैं और अगर मुझे भी आपसे कुछ मदद चाहिए होगी तो मैं आपसे पूछ लूंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हम आगे चलकर एक दूसरे से अपने एल्केमी के ज्ञान को साझा करें। विक्रम की उन बातों को सुनने के बाद में अजहर भी बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने कहा, हाँ मास्टर विक्रम जरूर, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे और इससे मेरे को भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले ही मैं एक ग्रेड 3 का एल्केमिस्ट था और आपने मुझे ग्रेड 4 की गोली बनाना सिखा दिया, ये तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और गाइस यहीं पर ही आज हमारे दो चैप्टर और 9 को उन सभी से निपट लेने के बाद में अब पेट्रियार्क ध्रुव जल्दी से विक्रम के फादर के पास में आते हैं और वह विक्रम के फादर से कहते हैं, दिलीप इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपने सामने खड़े हुए पेट्रियार्क को देखने के बाद में अब दिलीप भी उसकी तरफ मुड़ जाता है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मालिक बोलिए, आपका सेवक आपकी सेवा के अंदर हमेशा से हाजिर है। पेट्रियार्क ध्रुव ने हंसते हुए दिलीप से कहा, बात कुछ ऐसी है कि हमारे अकाउंटिंग एरिया के अंदर जो पुराना अकाउंटर था वह वहाँ से हटने वाला है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कैसा रहेगा अगर आपको मैं वहाँ पर अकाउंटिंग के एरिया के अंदर शिफ्ट कर दूँ। पेट्रियार्क की बात सुनने के बाद में दिलीप अपनी मुट्ठी को पकड़ लेता है और वह गहराई से झुकते हुए पेट्रियार्क ध्रुव को थैंक्स कहता है। थैंक यू मालिक। वह बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे ही पता था कि अकाउंटिंग की जॉब बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वहाँ पर खड़े हुए दो मेहमान बात कर रहे होते हैं, क्या अकाउंटिंग की जॉब, ये तो बहुत ही ज्यादा पैसे वाली जॉब है, इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा सैलरी दी जाती है, क्या वास्तव में एक नौकर को वहाँ पे लगाना सही रहेगा? हाँ अब तो ऐसा होना ही था, वहाँ पर खड़े हुए दूसरे लड़के ने कहा, क्योंकि अभी अभी वहाँ पर विक्रम ने जो कमाल किया था उसके साथ में ये सब तो होना ही था। आखिरकार अब कौन ही होगा जो मास्टर अजहर को निराश करने की कोशिश करेगा। वहीं पर दूर खड़े हुए राकेश को वह सभी देखने के बाद में गुस्सा आने लगा था। वह सोच रहा था, विक्रम अब तू मेरे से नहीं बचने वाला, तूने बहुत ही ज्यादा हद पार कर दी है, तूने आज यहाँ पर मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है, तू मेरे से बाहर मिलना, तेरे से हर एक चीज का हिसाब लूंगा। उसी के पीछे खड़ी हुई नेहा के भी हालचाल बहुत ही ज्यादा बदल चुके थे। वह मन ही मन के अंदर पछता रही थी और सोच रही थी, क्या मैंने वास्तव में ये सही किया था, क्या वास्तव में मैंने या फिर वास्तव में मैंने एक गलत चॉइस कर ली, या फिर मैंने ज्यादा ही जल्दी उससे ब्रेकअप कर लिया था। आखिरकार मेरे साथ में ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतने टाइम से उसके साथ में थी, उस वक्त तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। जब मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया तो उसके बाद में वह तो पूरी तरह से ही चेंज हो गया। अब वहीं पर ही खड़े हुए विक्रम और मास्टर अजय दोनों बातें कर रहे थे और दोनों इधर उधर की बातें करने के बाद में अब वह पार्टी भी खत्म हो गई थी और कुछ ही देर के अंदर अब सभी मेहमान वापस से अपने अपने घर चले गए थे। वहीं कुछ देर बाद में अब विक्रम अब अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था और बेड पर लेटे हुए अब वह एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब को पढ़ते हुए विक्रम ये सोच रहा था, लाखों साल हो गए हैं मुझे वहाँ से आए हुए, लेकिन अब मुझे वहाँ के किसी भी चीज के बारे में नहीं पता। शायद ऐसा हो सकता है कि इस बुक के अंदर वहाँ की कुछ जानकारी हो। द स्टोरी ऑफ मेनलैंड की क्वीन बुक के अंदर लिखा हुआ था कि कैसे मेनलैंड की क्वीन अमर हो गई। उन लाइनों को पढ़ने के बाद में विक्रम को झटका लगा, क्या ये वास्तव में ये वही है और ये वास्तव में एक एम्परर कैसे बन सकती है, ये आखिरकार हो क्या रहा है, मेरे को वहां से आने के बाद में वहां पर क्या क्या हो गया, मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। विक्रम अभी बैठे बैठे उसके बारे में पढ़ रहा था जिसकी आत्मा अभी उसके अंदर थी। एम्परर रेहान, उस बुक में लिखा हुआ था रेहान की वाइफ फेरी, उन्होंने 10,000 साल तक प्रशिक्षण किया और उसके बाद में धोखे से सम्राट रेहान को मार दिया। हाँ वास्तव में ऐसा ही हुआ था। उन लाइनों को पढ़ने के बाद में विक्रम चौंक गया था क्योंकि उसमें वह सब लिखा हुआ था जो उसके साथ में वहां पर हुआ था। उसके बाद में विक्रम को गुस्सा आने लगा और उसने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर वापस से आऊंगा और तुमसे उस चीज का बदला लूंगा। विक्रम के शरीर के अंदर बैठी हुई वह सोल यही सोच रही थी क्योंकि उसको गुस्सा आने लगा था क्योंकि आखिरकार उसी की वाइफ ने उसको धोखा देते हुए मार दिया था। अगले दिन ग्राउंड के अंदर वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ग्राउंड के अंदर भाग रहे थे, वह सभी ट्रेनिंग कर रहे थे। वो बात कर रहे थे, जल्दी भागो, हमें जल्दी से ये सारी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। हाँ तो भाग तो रहे हैं, अब तो मैं थक गया हूँ। वह सभी इसी तरह से बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक स्टूडेंट का भागते भागते ध्यान पीछे की तरफ गया और वह चौंक गया क्योंकि उसके पीछे विक्रम तेजी से भागते हुए आ रहा था और उसने अपने पीछे बड़ा सा पत्थर उठाया हुआ था और अपने आगे जो भी आ रहा था उन सभी को उड़ाते हुए अपना रास्ता बना रहा था। विक्रम को इस तरह से भागते हुए देख सभी की आंखें बाहर निकल आई और उनमें बातें होने लगी, क्या ये ग्रेड 7 का स्टूडेंट विक्रम है? लेकिन आखिरकार ये इतना ज्यादा खतरनाक कहाँ से हो गया जो इतनी तेज भाग रहा है? इसने तो हमें मार ही दिया था। वास्तव में ये बच्चा पागल हो गया है क्या? ये हमें मारने की प्लानिंग बना रहा है? हम ग्रेड 4 के स्टूडेंट्स हैं। अरे भाई मुझे कोई बताओ कि ये अब तक कितने राउंड काट चुका है? विक्रम भाग रहा था और उसकी बॉडी के अंदर अलग डायमेंशन के अंदर वह सोच रहा था, हाँ वास्तव में सैन लुओ टेक्निक मेरे बहुत ज्यादा काम आ रही है, इसके साथ में मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा पा रहा हूँ। अभी के लिए यही काफी है, इसके साथ में मैं अपने शरीर को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ और अपने अंदर और भी ज्यादा तेजी ला सकता हूँ। बस विक्रम थोड़ी सी मेहनत और अब तू ब्रेक थ्रू करने ही वाला है, बस तेरे को 100 लैप्स और लगा लेनी है। कुछ देर की मेहनत के बाद में आखिरकार विक्रम ने अपना ब्रेक थ्रू कर ही लिया था।
चलो इसी के साथ में अब मैं लेवल 5 के ऊपर पहुंच चुका हूँ। विक्रम सबके बारे में सोच रहा था कि उसने ब्रेक, वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी खड़ा होकर ये सोच रहा था आखिरकार कौन कह रहा था कि विक्रम एक कचरा है। इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये एक कचरा वचरा है, मुझे तो इसके आगे ये सभी कचरा लग रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ रिया भी बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी, वह अपनी जगह पर बैठे बैठे सोच रही थी आखिरकार आज ये विक्रम को हो क्या गया है, ये इतना ज्यादा तेज कैसे भाग रहा था और वो भी इतनी ज्यादा देर तक। मैं तो यहाँ पर भागते भागते थक चुकी हूँ। फिर अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में सभी अब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर उनके ट्रेनर जो इतनी देर पहले विक्रम के बारे में बात कर रहे थे वह उन सभी से कहते हैं ठीक ठाक किया तुम लोगों ने, लेकिन तुम सभी तो बहुत ज्यादा पीछे हो। यहाँ पर जिसने आज सबसे ज्यादा राउंड्स लगाए हैं वह विक्रम है, जिसने आज के पूरे टास्क को 100 लैप्स के साथ में कंप्लीट कर लिया है। तुम सभी को इससे कुछ सीखना चाहिए, इस तरह से आलस करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। वहीं पर दूर खड़े हुए कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, वैसे विक्रम सही दौड़ा लेकिन सेकंड नंबर पे तो मैं ही हूँ, मैं ग्रेड 4 का स्टूडेंट अर्नव। हाँ बॉस, वास्तव में तुम बहुत अच्छा दौड़े, क्या फर्क पड़ता है विक्रम फर्स्ट आए या सेकंड, लेकिन आप भी तो सेकंड आए थे। अर्नव अपने ट्रेनर से कहता है टीचर इससे क्या फर्क पड़ता है कौन कितना तेज दौड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ का असली पता तो उसकी एक लड़ाई से ही चलेगा। जैसे कि आप मेरी स्ट्रेंथ ले लीजिए, मैं इसके साथ में किसी को भी हरा सकता हूँ, मेरे ग्रेड के अंदर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। है क्या तुम में से कोई जो मेरे से मुकाबला करना चाहेगा? अर्नव वहाँ पर खड़े हुए सभी को चैलेंज दे रहा था। वहीं पर कुछ दूर खड़े हुए विक्रम अपनी नाक के अंदर अंगुली डालकर ये सोच रहा था, है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से सेकिया मारने की, लगता है इसको भी एक सबक सिखाना पड़ेगा। जैसे कि अभी कुछ समय पहले राकेश भी इस तरह से उछल रहा था, अब वह उछलना पूरी तरह से बंद कर चुका है। उनकी बातें सुनने के बाद में अब वहाँ पर उनके टीचर को भी हौसला आ गया और उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आया, क्यों ना इसके अंदर एक मैच ही करा दिया जाए। उसके बाद में वह खुश होते हुए सभी से कहता है अच्छा तो ठीक है। यहाँ पर अर्नव सभी से फाइट करने वाला है, जिसको भी अगर इसको चैलेंज देना है वह आगे बढ़ सकता है। उसके बाद विक्रम आगे बढ़ता है और वह उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। विक्रम को अपने सामने देखते हुए अर्नव विक्रम से कहता है विक्रम संभल कर रहना, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला, तो तुम अपना ध्यान रखना, अगर तुम्हें चोट वोट लग जाए तो तुम मेरे से मत कहना। एपिसोड 10 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा ऊपर से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर मास्टर उत्कर्ष जो कह रहा होता है वो सब लोग सुनता है और देखता रहता है। तभी मास्टर उत्कर्ष उसे देख लेता है और उसे नीचे आने के लिए बोलता है। नीचे आने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस बंदे के साथ बहुत सारे और लोग भी आते हैं, जो वो देखकर रिया के पीछे जितने सारे लोग खड़े हुए थे वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग क्लास 5 वारियर का स्टूडेंट थे। और वो जो बंदा नीचे आता है और वो और कोई नहीं, वो अक्षित होता है, उस स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान। उसके नेक्स्ट दिखाया जाता है कि मास्टर सब लोगों को ये बताता है कि अब होगी क्लास 1 के साथ क्लास 5 का एक मैच कंपटीशन। और ये सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब लोग ये बोलते हैं कि हम लोग जीतेंगे कैसे, ये तो अक्षित है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इसको हराना नामुमकिन है, आज तक इसे कोई नहीं हरा पाया, सिर्फ और सिर्फ शायद रिया इसे टक्कर दे सकती है। और ये सब बातें सुन के हमारा मेन कैरेक्टर विक्रम ये सोचता है कि ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, पता नहीं, चलो देखते हैं। और तभी उसके पास से रिया आ जाती है और ऐसे बोलता है कि जो हमारा अक्षित है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्लास वारियर का स्टूडेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। यही नहीं, वो मार्शल आर्ट एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट होता है उसका ग्रैंड सन है। उसके बाद ये सुनने के बाद विक्रम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसकी उम्मीद नहीं थी। रिया फिर से बोलती है और भी सुनो, उसका जो स्वॉर्ड स्किल है वो है स्वॉर्ड ऑफ टेरर, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्किल है, ये स्किल उसके दादाजी ने उसको सिखाया था। और ये सुनकर विक्रम और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि ये स्किल तो मैंने कहीं नाम सुना हुआ लगता है, कहीं मैंने इसे सुना था, ये सोचता रहता है। और उसके बाद मास्टर कहते हैं कि इसमें 2 ही रूल्स है, जो हारेगा वो घर जाएगा और जो जीतेगा वो यहाँ पर खड़ा रहेगा। मास्टर उत्कर्ष बोलते हैं कि इसके फाइट के अंदर 2 टीम होंगी, क्लास 1 और क्लास 5, दोनों क्लास में ही सबसे बेस्ट प्लेयर आगे जाएंगे और फाइट करेंगे। और ये सुनने के बाद पीछे से जितने सारे हमारे विक्रम के बंदे सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत डरने भी लगती है। एक बंदा कहते हैं कि हम कैसे उसको हराएंगे, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके पीछे सब बंदे को देखो, वो कितना ज्यादा हट्टा कट्टा है, हम उसे कैसे हराएंगे, वो 5th क्लास, हम लोग 1 क्लास।
अब ये क्या होगा, अब तो ये बाद में ही पता चलेगा। और नेक्स्ट प्लैनेट में दिखा जाता है कि विक्रम के टीम के अंदर कुछ बंदे आपस में बात कर रहे थे कि ये बोल रहे थे कि पहले अक्षित का जो पावर है उसको हम एग्जॉस्ट करेंगे, उसके बाद उसे हरा देंगे। उस सब लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो क्लास 5 का जो सब बंदे हैं और अक्षित दोनों ही उसके पीछे खड़े हुए रहते हैं और जो बातें करते रहता है उसको सब वो सुनता रहता है। और सुनने के बाद अक्षित और उसके जो टीम मेंबर थे सबके मुंह अजीब हो जाते हैं। और नेक्स्ट पैनल में ये दिखाया जाता है उत्कर्ष से बोलता है चलो मैच स्टार्ट करते हैं। अक्षित सबके सामने आता है और ये बोलता है कि चलो फाइट शुरू करते हैं, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे आप सब लोगों को हराने के बाद फिर से ट्रेनिंग करने जाना होगा। और ये सुनने के बाद पीछे से विक्रम के सारे बंदे बोलते हैं कितना ज्यादा ये एरोगेंट है भाई, इसको लगता है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर ये स्ट्रॉन्ग तो है ही, पर हम में से कोई भी नहीं है इसे हरा सकता है, इसलिए ज्यादा ये बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुका है। और ये सुनने के बाद विक्रम सोचता है कि इसका स्वॉर्ड तो मैंने कहीं देखा हुआ लगता है, कहीं तो मैंने देखा है पर याद नहीं आ रहा है। और बहुत ज्यादा अपने माइंड के अंदर कोशिश करता है कि ये तलवार कहीं देखा है पर उसे याद नहीं आता है। बहुत सारे विक्रम के पीछे जो बंदे खड़े रहे थे वो बोलता है सबसे पहले जब फाइट करने जाएगा हमारा अर्नब, सब चीयर करो अर्नब के लिए, और सब लोग चीयर करने लगता है। पर जब वो लोग पीछे घूमते तब अर्नब कहीं नहीं रहता और पीछे देखता है बहुत पीछे अर्नब जाके मायूसी से बैठा हुआ रहता है और ये बोलता है मैं इनविजिबल हूँ, मैं उसे हरा नहीं सकता, तुम लोग क्यों नहीं समझते, मैं उसके साथ ताकतवर नहीं हूँ, वो इस मार्शल आर्ट स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और पीछे से उन सब लोगों के बंदे आते हैं और उसे बोलते चलो अर्नब तुम्हें उसे हराना होगा, तुम हमारे एक ही में तो विक्रम को दिखा दो कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, चलो चलो चलो। ये बोलकर अर्नब को अक्षित के पैरों के सामने उछल देता है और अर्नब अक्षित के सामने आके धड़ाम से गिरता है। और उठने के बाद वो चारों तरफ देखता है कि सब उसे चीयर कर रहे थे, रिया, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां, सब लोग चीयर कर रहे थे, बोलते अर्नब तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम जरूर उसे हरा सकते हो। और ये सुनने के बाद अर्नब को बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और जोश आने के बाद ये कहते हैं मैं हरा दूंगा, सब मुझे चीयर कर रहे हैं, मैं उसे हरा दूंगा। और उसी वक्त वो अपना फायर फिस्ट पंच अनलॉक करता है और उसके बाद अक्षित के ऊपर मारने के लिए चला जाता है और बोलता है ये लो मेरा फिस्ट पंच। और उसके बाद अक्षित यही कहता है कि तुम्हारा पंच सिर्फ कचरे के सिवा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट पल में दिखा जाता है कि अक्षित सिर्फ और सिर्फ एक ही लात में अर्नब को हरा देता है। और उसके बाद हमारी अर्नब का जो चेहरा होता है बहुत ज्यादा उतर जाता है और बहुत मार खाने के बाद वो बहुत ज्यादा सेंसलेस होकर गिर जाता है जमीन के अंदर। और ये देखने के बाद हमारी जितने सारे अक्षित का जो बंदे थे सब चीयर करने लगते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुम उसे हरा दोगे, मुझे पता ही था तुम उसे हरा दोगे, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और उधर ही उसी तरह अर्नब का जो बंदे रहते हैं वो बोलते हैं तुम कैसे हार सकते हो, तुम डिस्गस्टिंग हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम कैसे हार सकते हो, तुम एक लात में कैसे हार सकते हो, माना कि अक्षित बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पर तुम्हें वो एक लात में कैसे हरा सकता है। और नेक्स्ट ये हमारा मास्टर उत्कर्ष ये बोलता है कि रिया अब तुम्हारी बारी है, इस जाके हरा दो इसको। और सब लोग यही कहते हैं हाँ से थे वह सभी अब रिया को चीयर अप करने लगते हैं। वह कहते हैं कि अब केवल रिया ही है जो अब अक्षित को हरा सकती है, क्योंकि आखिरकार हमारी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल यही है जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। कम ऑन रिया, अब तुम ही हो जो इसे हरा सकती हो, आखिरकार ये इतना ज्यादा कमेंट्री क्यों हो रहा है, अब तुम रुक जाओ, तुम्हारी हालत हमारी दोस्त रिया खत्म करेगी तुम्हें, तुम रुक जाओ बस। अब हम वहां पर देखते हैं कि अब रिया और अक्षित दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं और वह दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि वह दोनों बहुत ज्यादा जालिम दुश्मन हो। रिया तुम उसको हरा सकती हो, रिया तुम उसको मार देना, उसने हमारी क्लास की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। और वहीं दूर खड़े होकर विक्रम अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार इन सबको हो क्या गया है, क्या ये सभी ज्यादा भावना के अंदर नहीं बह गए हैं, इन्होंने अभी भी नहीं देखा था कि अर्नब को किस तरह से इस अक्षित ने एक ही वार के अंदर हरा दिया था, तो फिर आखिरकार ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि रिया इसको हरा देगी। आखिरकार मैंने भी देख लिया है कि इस अक्षित के अंदर कितनी ज्यादा शक्तियां हैं और फिर भी ये सभी समझने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ ठीक है, मैंने मान लिया कि रिया ताकतवर है, लेकिन वो इतनी ताकतवर भी नहीं है जो अक्षित से मुकाबला कर सके। अब अगले ही पल दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब रिया अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और उसके चारों तरफ ब्लू कलर का ऑरा फैलने लगता है। उसके अंदर वह ऑरा उसकी ताकत को दिखा रहा था कि आखिरकार रिया कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। रिया को इस तरह से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते थे अक्षित हंसता है, तुम हो जो मेरा इस बार मुकाबला कर सकती हो, मुझे लगता है कि इस बार मुझे अपनी स्वॉर्ड का यूज करना ही होगा तुम्हें हराने के लिए, चलो देखते हैं तुम्हारे पास आखिरकार कितनी ज्यादा शक्ति है। अक्षित की इस तरह की
बातों को सुनने के बाद में अब रिया को गुस्सा आने लगा था। तुम अपना मुंह बंद करो और अगर तुम्हें लड़ना है तो चुपचाप लड़ो, तुम क्यों फालतू में ऐसे फालतू की बकवास करे जा रहे हो। उसके बाद में अब रिया अपने लाइटनिंग फिस्ट पंच के साथ में अक्षित की ओर एक पंच बढ़ा देती है। एक बड़ा सा पंच अब हवा के अंदर क्रिएट होने लगता है जो अब जल्दी से अक्षित की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अक्षित अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। अब उसके अंदर से फ्लेम्स बाहर निकलने लगी थी जो ये दिखा रही थी कि अब वह भी अपनी ओरा को एक्टिवेट कर चुका था। अक्षित अपनी आंखें बंद करे हुए अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। उसे रिया कि उस वार से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर उसने अपनी तलवार शांति से निकाली और कहा, अब तुम मेरी ताकत देखो, तुमने दिखा दिया, अब ठीक है, अब मेरी बारी है। उसके बाद में अक्षित अपनी पावर का यूज करते हुए एक स्वॉर्ड क्यू का यूज करता है और बहुत सारी फ्लेमिंग स्वॉर्ड्स रिया की तरफ भेज देता है। वह अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। उसे रिया के उस वार से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बूम! और उसी के साथ में अब दोनों की पावर्स टकराती है। लेकिन रिया की ताकत अक्षित के साथ में बहुत ज्यादा ही कमजोर पड़ चुकी थी, इसीलिए रिया अक्षित के उस वार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है और रिया के उस पंच को तोड़ते हुए अक्षित का वह अटैक सीधे रिया को हार्म कर देता है और एक ही बारी के अंदर रिया भी दूर जाकर गिरती है। उसको बहुत ही गहरी चोटें लगी थी। उसके बाद में रिया बड़े दुखी मन के साथ में कहती है, क्या मैं हार गई? लेकिन मैं अभी तो स्टार्ट ही किया था। आखिरकार में उसका एक अटैक भी नहीं सह पाई। आखिरकार ये कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। रिया वहीं पर ही जमीन पर पड़े हुए यही सब सोच रही थी। अब वहीं दूसरी तरफ अक्षित अपने हाथों को बंद करते हुए रिया से प्यार से कहता है, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे जीतने दिया। मुझे पता है कि तुम मुझे जान कर जितवाई हो। वह अपने इन शब्दों के साथ में उसकी क्लास का पूरी तरह से मजाक उड़ाना चाहता था। वह देखना चाहता था कि आखिरकार वह अब क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अक्षित की क्लास के सभी स्टूडेंट्स इतने ज्यादा खुश थे। वो कह रहे थे आखिरकार ये कितनी ज्यादा शक्तिशाली थी। इतनी देर से ये सब डींगे हाँक रहे थे कि रिया इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, रिया उतनी ज्यादा शक्तिशाली है। वही है जो अक्षित का मुकाबला कर सकती है। हाँ, हमने देख लिया कि किस तरह से उसने अभी मुकाबला किया। वह तो इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाई और इतनी आसानी से हरा दी गई। वाह रिया वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी जीत गई। एक अटैक भी नहीं सह पाई तुम तो। अब बताओ कौन है जो इस मार्शल आर्ट स्कूल का चैंपियन है? हाँ, और कौन होगा? हमारा अक्षित ही है जो किसी से भी लड़ सकता है। आखिरकार ये छोटे बच्चे सोच भी कैसे सकते हैं कि वह हमसे जीत पाएंगे। वहीं जहाँ पर अक्षित के सभी दोस्त इस तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर रिया के क्लासमेट्स उन सभी के तो होश उड़ गए थे। आखिरकार रिया कैसे हार सकती है? वो तो हमारी क्लास की सबसे ज्यादा टॉपर स्टूडेंट थी और उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी। हमें तो उससे उम्मीदें थी कि वह उसे आराम से हरा देगी। भाई मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा क्या? रिया वास्तव में हार गई है। हाँ भाई, रिया हार चुकी है। अब हम भी क्या कर सकते हैं? लगता है अक्षित हमारी सोच से बहुत ज्यादा ताकतवर है। वहाँ पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स इसी तरह से बातें कर रहे थे। वह बहुत ही ज्यादा उदास लग रहे थे और उनके पीछे खड़ा हुआ विक्रम सोच रहा था, ओह अच्छा, ये है तलवार टेलर, मानना पड़ेगा, इसका आतंक तो बहुत ही ज्यादा है। विक्रम मन ही मन में सोच रहा था, अच्छा तो ये हमारा ही वंशज है, अब तो ये मेरा ग्रैंडसन लगता है। आखिरकार मुझे 80,000 साल हो गए हैं इस दुनिया से गए हुए। विक्रम अपनी हरकतों से मजबूर होकर उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन में सोच रहा था और वह अपने सर को हिलाए जा रहा था। वहीं सामने उसको ऐसा करते हुए देख अक्षित ने भी देख लिया था। उसने कहा, अरे तुम क्या सोच रहे हो? आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें मेरे से लड़ना है? तो ठीक है, तुम आ जाओ, तुम अपनी पावर को दिखाओ तो सही। आखिरकार तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो। वहां पर बैठे बैठे क्या अपनी गर्दन को हिलाए जा रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ, मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अक्षित को भी अब उसके ऊपर गुस्सा आने लगा था क्योंकि वह सोच रहा था कि शायद विक्रम उसका मजाक उड़ा रहा होगा, क्योंकि आखिरकार विक्रम इतनी देर से उसकी तरफ देखकर ऐसे ही मुंह बनाए जा रहा था, इसीलिए उसको ऐसा लगा। अक्षित की उस तरह की बातों को सुनते हुए विक्रम ने कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो और क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? अजीब सा चेहरा बनाते हुए विक्रम ने अक्षित से कहा, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ पर कोई और है जिससे मैं बोल सकता हूँ? आखिरकार तुम ही हो जो इतनी देर से अपना मुंह बनाए जा रहे हो। अब फालतू की बातें तो बंद करो और आ जाओ, मेरे से लड़ो। चलो जल्दी आओ, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी थोड़ा सा मैं सबक सिखा देता हूँ। अक्षित अपनी तलवार को बाहर निकाल चुका था। वह अब फाइटिंग पोजीशन के साथ में खड़ा था और विक्रम को चैलेंज करे जा रहा था। और वहीं सामने अक्षित की उन सभी बातों को सुनने के बाद में विक्रम अपनी जगह पर आराम से खड़ा हो जाता है और वह कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम्हारे साथ में कुछ होता है तो मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। विक्रम को इस तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाते देख उसके सभी
सभी क्लासमेट्स अपना सर पकड़ लेते हैं और वो कहने लगते हैं, अरे विक्रम वहां पर क्यों जा रहा है? पहले ही हमारी क्लास की पूरी तरह से बेइज्जती हो गई है और क्या ये अब और बेइज्जती करवाना चाहता है? अरे भाई, तुम्हें अगर अपनी बेइज्जती करवानी है तो तुम जाके स्कूल से बाहर लड़ सकते हो, यहाँ पर हमारी बेइज्जती मत करवाओ। विक्रम के क्लास के सभी स्टूडेंट अब उसको वापस से उस ग्राउंड से बाहर निकलने को कह रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि एक और बार वह हारे, क्योंकि हर एक हार के साथ में अक्षित की क्लास के सभी टीममेट्स उनके मजाक उड़ाए जा रहे थे और अब तो उनकी इच्छा हो रही थी कि वहीं पर ही कहीं पर गड्ढा हो जाए और वह उसके अंदर छुप जाए। वह यहाँ से अपना मुंह छुपाकर भाग लेना चाहते थे, लेकिन यहीं पर ही अब विक्रम मजे से अपने ग्राउंड के अंदर आ जाता है और वह अपने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी उठाते हुए कहता है, अक्षित, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इस टहनी का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी वेपन नहीं है। वह तो बड़े मजे के साथ में अक्षित से कह रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरह से हरकत करते हुए देख अक्षित के तोते उड़ गए। क्या आखिरकार तुम इससे लड़ना चाहते हो? तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास में कोई वेपन नहीं है जो तुम ये एक उठाकर टहनी लिया है? क्या ये मेरे तलवार के वार को सह पाएगी? विक्रम को एक लकड़ी के साथ में ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर घुसते देख और अक्षित को चैलेंज करते हुए देख सभी के तोते उड़ गए। अरे ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या? क्या इसको कोई और चीज नहीं मिली जो एक तलवार के साथ में एक लकड़ी से लड़ने चला है? क्या पागल, अगर तू मर गया ना तो यहाँ पर सभी के ऊपर नाम आएगा। कम से कम एक अच्छा सा हथियार तो तेरे को ले लेना चाहिए था। वहां पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स इसी तरह से बातें कर रहे थे, लेकिन विक्रम को उन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो अक्षित के सामने ऐसे खड़ा था जैसे कि वह उसका मुकाबला करना चाहता हो और उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वह उस लकड़ी के साथ में उसे हरा देगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर रिया और टीचर वह दोनों मन ही मन में सोच रहे थे। रिया सोचती है, ये पागल वागल हो गया है क्या? ये पिछली बार भी ऐसे ही हरकतें कर रहा था और राकेश से पिटने की कोशिश कर रहा था। ये कब सुधरेगा? आखिरकार ये मेरी क्लास के अंदर क्यों आ गया है? हर बार कोई ना कोई मुसीबत खड़े करते रहता है। रिया के उन सभी ख्यालों से दूर अब वह ट्रेनर भी यही सोच रहा था, ये पागल वागल हो गया है क्या? आखिरकार इस बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है और ये इतना ज्यादा आत्मविश्वासी कैसे हो गया है? इतना ज्यादा एरोगेंट बंदा क्यों हमारी क्लास के अंदर क्या कर रहा है? वह सभी इसी बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो गया। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि विक्रम और अक्षित की फाइट किस तरह से होती है। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखा जाता है कि अक्षित अपना हाथ ऊपर उठा के विक्रम को बोलता है कि तुम मुझे निराश किए बच्चे, और उसके साथ बोलता है रिलीज स्वॉर्ड ऑफ टेरर। उसके बाद उसके चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा रोशनी आने लगता है और ये बोलता है रिलीज। उसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल दिखा जाता है कि विक्रम बोलता है कि बस तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, छी छी छी, तो तुम हारोगे। उसके बाद नेक्स्ट पैनल में दिखा जाता है कि विक्रम जस्ट कैजुअली खड़ा हुआ रहता है और उसका हाथ में जो डंडी होता है और उसको बस ऊपर उठाता है और उसके साथ साथ ही उसके पीछे बहुत सारी आग जैसी रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये तो स्वॉर्ड ऑफ टेरर की टेक्निक है और सब लोग ये चौंक जाते हैं कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ डंडी से, और फिर ये कैसे कर सकता है, स्वॉर्ड ऑफ टेरर की हर स्किल कैसे अनलॉक कर सकता है। नेक्स्ट पैनल में दिखा जाता है कि हमारा जो विक्रम है वो बोलता है रिलीज, और उसके बाद ही उसके चारों तरफ से बहुत सारे लाइटनिंग स्वॉर्ड्स निकलना चालू हो जाते हैं और वो पूरे के पूरे अक्षित की तरफ बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, ये तो स्वॉर्ड ऑफ टेरर की फिफ्थ टेक्निक है, ये कैसे सीख लिया इसने। सब लोग हैरान हो जाते हैं, रिया, मास्टर, उत्कर, सब लोग हैरान हो जाते हैं। और ये देखकर हमारी जो अक्षित है वो तो फट के चार हो जाती है उसकी हाथ। उसके बाद वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, इसने स्वॉर्ड ऑफ टेरर कैसे यूज कर सकता है बिना स्वॉर्ड ऑफ टेरर की यूज करते हुए। ये सुनने के बाद उसके पीछे खड़ा हुआ जितने सारे बंदे वो सारे सब बंदे चौंक जाते हैं और एक बंदा बोलता है क्या इसने स्वॉर्ड ऑफ टेरर सीख लिया, पर कैसे हो सकता है ये। और एक बंदा बोल सकता है बिना एसोसिएशन के परमिशन के, बिना एसोसिएशन के सिखा हुई ये कैसे इसकी स्किल को अनलॉक कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में दिखा जाता है कि जब विक्रम अटैक कर रहा था तब उसका मास्टर उठकर उसको देखकर यही सोचता है क्या ये मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का कोई मेंबर है, पता नहीं, अगर मेंबर हो तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा गर्व हो रही है। नेक्स्ट पैनल में ये दिखा जाता है कि अक्षित बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और ये बोलता है अगर क्या हुआ, अगर तुम स्वॉर्ड ऑफ टेरर की छोटी मोटी टेक्निक जानते हो तो मैं 5th क्लास वॉरियर हूँ और तुम एक सिर्फ 2nd क्लास वॉरियर हो, तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। मैं बिलीव भी नहीं करना चाहता कि तुम मुझे हरा सकते भी हो।
नेक्स्ट यही देखा जाता है कि विक्रम कहता है ओ अच्छा, तुम्हें किसने बोला कि मैं सेकंड क्लास वॉरियर हूँ। और ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग सुन रहे ये क्या बोल रहा है विक्रम। विक्रम कुछ दिन ही तो पहले तो सेकंड क्लास वॉरियर में था, अब ये क्या बोल रहा है। और ये सुनकर हमारा बहुत ज्यादा अचंभित हो जाता है। बोलते ये तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ये बहकी बहकी बातें कैसे कर सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड क्लास वॉरियर हो। नेक्स्ट हमारा विक्रम अपना खुद की असली पावर रिलीज करता है और ये देखने के बाद अक्षित का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारा विक्रम अभी एक 5th क्लास वॉरियर बन चुका है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ साथ रिया तो बहुत ज्यादा अचंभित हो जाती है। ये कैसे बस कुछ ही दिनों के अंदर ये कैसे 5th क्लास वॉरियर बन चुका है, ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, ये कैसे हो सकता है। और ये जब बहुत पीछे खड़ी है, जब सब लोग देखते हैं सब लोग हैरान हो जाते हैं। एक बंदा बोलता है कि ये तो सच में 5th क्लास वॉरियर बन चुका है, पर ये कैसे हो सकता है। और एक बंदा बोलता है कि ये 5th क्लास वॉरियर तो पहले ही था, ये अपना पावर छुपा के रह रहा था इतने दिन। और ये सुनने के बाद सबकी फटके 4 हो जाती है। और रिया इस बात सुनने के बाद उसका मुंह बहुत अजीब हो जाता है और ये बोलता है ये कैसे हो सकता है, वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और नेक्स्ट एक पैनल में दिखा जाता है कि अक्षित ये बोलता है कि अगर तुम 5th क्लास वॉरियर बन चुके हो तो क्या तुम मुझे हरा पाओगे। तुम्हारी ये जो सोच है ये सिर्फ और सिर्फ बहुत बेकार है, क्योंकि मैं इसे स्वॉर्ड ऑफ टेरर को मैं बचपन से सीख रहा हूँ, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते, कभी हरा नहीं सकते। मैं बचपन से ये चीज सीख रहा हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ इस सीखने के बाद तुम मुझे हरा दोगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल में दिखा जाता है कि अक्षित विक्रम के सामने खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि असली स्वॉर्ड ऑफ टेरर की ताकत। तब वो बोलता है स्वॉर्ड ऑफ टेरर 6th फॉर्म। उसके बाद वो दौड़ने लगता है विक्रम की तरह और उसके पीछे से बहुत बड़ी नीली कलर की एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन प्रकट हो जाता है और वो मारने चला जाता है विक्रम की ओर। और विक्रम भाई कैजुअली अपने चौड़े में खड़ा हुआ रहता है और बोलता है बस तुम यही कर सकते हो, शेम ऑन यू। और उसके बाद विक्रम बोलता है कि चलो अब तुम हारने वाले हो, अब देखो असली स्वॉर्ड ऑफ टेरर का ताकत। और ये बोलकर ये अपने हाथ को ऊपर उठा देता है और उसके चारों तरफ से बहुत ही आग और आग निकलना स्टार्ट कर देती है, जैसी कोई रोशनी पूरी की पूरी जगह पे फैल जाती है। उसके बाद उसकी जो डंडी थी उसके ऊपर से बहुत ही बड़ा ड्रैगन प्रकट हो जाता है और वो ड्रैगन हमारी ब्लू कलर यानी कि अक्षित ड्रैगन से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है और एक ही बार में अक्षित का जो ड्रैगन होता है उसको नॉकआउट कर देता है। और ये देखकर सदमे में चला जाता है हमारा अक्षित। और अक्षित नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि अक्षित उठकर खड़ा हो रहता है और एक नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि रिया और माँ से उठकर ये देखकर बहुत चौंक जाते हैं। और नेक्स्ट ये दिखाया जाता है कि अक्षित बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम ये इसको कैसे प्रकट कर सकते हो और मेरे से भी ज्यादा कैसे तुम 6th फॉर्म को अनलॉक कर सकते हो, ये हो नहीं सकता। और नेक्स्ट ये बोलता है कि अक्षित मेरे दादाजी ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ जिसके पास ये स्वॉर्ड ऑफ टेरर यानी कि ये तलवार हो सकती है सिर्फ और सिर्फ वही इस 6th फॉर्म को अनलॉक कर सकता है, तुमने कैसे कर दिया, ओह माय गॉड तुमने कैसे कर दिया। विक्रम बोलता है कि भाई तुम अभी कुछ भी नहीं जानते, तो सुनो असली स्वॉर्ड ऑफ टेरर क्या होता है। तुम्हारे माइंड के अंदर जो चलता है, जो एक फ्लावर हो सकता है, एक स्टोन हो सकता है, एक माउंटेन हो सकता है, सब कुछ तुम अपने तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और उससे तुम इतना बड़ा ड्रैगन क्रिएट कर सकते हो। तो हाँ गाइस आज के लिए बस। अब आगे एपिसोड की पहले दिखा जाता है कि अक्षित खड़ा हुआ रहता है और विक्रम को घूर के बोलता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक डंडी से स्वॉर्ड ऑफ टेरर की लास्ट फॉर्म यानी कि 6th फॉर्म को परफॉर्म कर दिया। इसका मतलब तुम्हारा जो ब्रीडिंग स्टाइल है, तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो मुझसे बहुत ज्यादा आगे है, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। और इसके बाद उसके हाथों में जो तलवार रहता है वो गिर जाता है नीचे। विक्रम बोलता है कि कौन बोला है कि सिर्फ और सिर्फ 6th फॉर्म में है जो स्वॉर्ड ऑफ टेरर का लास्ट फॉर्म है। और ये सुनने के बाद अक्षित बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अक्षित बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा ने ये कहा था कि 6th फॉर्म ही लास्ट फॉर्म है। तब विक्रम ये बोलता है कि तुम चुप रहो और मुझे देखो। और उसके बाद विक्रम बोलता है कि 7th फॉर्म ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ द टेरर डीमन। उसके बाद उसके हाथ से बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है और निकलने के बाद उसके जगह से एक बहुत ही बड़ा डीमन ड्रैगन प्रकट हो जाता है। इसी तरह ही स्वॉर्ड ऑफ टेरर 8th फॉर्म, उसके बाद उसके हाथ से फिर से पहले की तरह रोशनी निकलता है और वहां पर एक बूढ़ा आदमी प्रकट हो जाता है। और इसी तरह ही फिर से विक्रम बोलता है कि स्वॉर्ड ऑफ टेरर 9th फॉर्म डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद उसके हाथ से बहुत ही खतरनाक रोशनी निकलना स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर अक्षित बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि आज तक ऐसी खतरनाक रोशनी उसने कहीं देखा नहीं है। नेक्स्ट सीन में विक्रम बोलता है कि ये सब था
कंप्लीट ऑफ स्वॉर्ड ऑफ टेरर का ऑल टेक्निक्स। उसके बाद अक्षित घुटनों में आके नीचे बैठ जाता है और मैं बोलता है कि तुम जीत गए, मैं डिफीट हो गया, मैं हार गया। और ये सुनने के बाद मास्टर उठकर खुश हो जाते हैं और चौंक भी जाते हैं और रिया भी बहुत ज्यादा अचंभित हो जाती है। और उसके पीछे खड़े हुए जितनी सारी लड़कियां होते हैं वो ये बोलना स्टार्ट कर देती है कि विक्रम बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है, वो बहुत ज्यादा कूल है, उसने बस सिर्फ और सिर्फ अक्षित की स्किल से उसको हरा दिया। और ये बोलने के साथ साथ जितने सारे लड़कियां रिया के पीछे खड़ा हुआ रहता थे वो सब लोग विक्रम की ओर भागना स्टार्ट कर देते और एक लड़की बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो विक्रम, तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मेरे घर में आज मॉम डैड नहीं है, क्या तुम मेरे घर पे आ सकते हो ट्रेनिंग करवाने के लिए। और ये सब देख के विक्रम बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये बोलता है कि तुम सब लोग क्या क्या कर रहे हो मेरे साथ, छोड़ो मुझको। और एक लड़की बोलता है कि मेरे घर में भी आज कोई नहीं है, मैंने एक नया स्विम सूट खरीदा है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो तो मेरे घर पे आ जाओ आज रात। और उसके बाद अक्षित वो देखकर चौंक जाता है और उसका मुंह बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है। उसके बाद विक्रम कोशिश करता है वहां से निकलने के लिए और वो कोशिश करते करते वो निकल भी जाता है और वो बोलता है अगर ये सब होता मुझे पहले पता होता तो मैं अक्षित को चैलेंज कभी नहीं करता, इस दुनिया में ऐसा भी होता है मुझे पता नहीं था। और उसके बाद रिया आती है और रिया आने के बाद बोलती है कि कल मेरा बर्थडे है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी होने वाली है और उस जगह पे बहुत सारे एसोसिएशन का बहुत ताकतवर मेंबर्स भी आने वाले हैं, क्या तुम आओगे मेरे डिनर पे। और ये सुनने के बाद विक्रम बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि विक्रम को पता था कि ये घमंडी लड़की किसी से बात नहीं करती थी, मुझको तो पसंद भी नहीं करती थी, पर आज क्या हुआ कि वो मेरे पास आई और डिनर के लिए चलने के लिए बोली। और नेक्स्ट सीन में ये दिखा जाता है कि शहर के रास्ते से विक्रम चलता हुआ जाता है और सब लोग उसे देख के बोलता है ये तो वही बंदा है ना जो अक्षित को हराया है, हाँ ये वही बंदा है। सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं और ये सब एंजॉय कर रहा रहता है हमारा विक्रम। विक्रम मन में सोचता है कि कंपटीशन से पहले कोई मुझे पूछता नहीं था, कोई मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं करता था, और आज मैं कंपटीशन जीतने के बाद अक्षित को हारने के बाद सबका अट्रैक्शन का कारण मैं ही हूँ, जैसे कि 80,000 साल पहले मेरा यही था। मुझे फील हो रहा है कि मैं 80 साल पहले के ही राजा की तरह, एम्परर की तरह ही खड़ा हुआ हूँ। नेक्स्ट सीन में ये दिखा जाता है कि विक्रम चलते चलते एक बहुत ही बड़े आलीशान महल के सामने खड़ा हुआ रहता है और उसके सामने बहुत बड़ी गेट खड़ा हुआ रहता है और उसके सामने 2 बॉडीगार्ड सीना तान के खड़ा हुआ रहता है। विक्रम चलते चलते उस दोनों के पास आता है और विक्रम मन में सोचता है स्वॉर्ड ऑफ टेरर तो मैंने सबको दिखा दिया कि मैं भी स्वॉर्ड ऑफ टेरर को इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो अब चलो मेरा पुराना दोस्त के साथ आज मिल के आते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि मार्शल आर्ट एसोसिएशन का डीप इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वहाँ पर बोला जाता है कि मार्शल आर्ट एसोसिएशन बहुत ही लार्जेस्ट एसोसिएशन है चैंगलिंग कॉन्टिनेंट में। सारे मार्शल स्कूल्स के टॉप क्वालिफाइड फाइटर यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक स्किल सिखाया जाता है और उसके बाद वो सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। उसके बाद दिखा जाता है कि विक्रम सामने से ऊपर उठ जाता है और सामने के उठने आने के बाद वो दोनों बॉडीगार्ड अपने हाथों से विक्रम को रोक देता है और वो बोलता है बच्चे ये नॉर्मल खेलने की जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, ये मार्शल आर्ट एसोसिएशन का जगह है। और ये सुनने के बाद विक्रम बहुत ज्यादा चौंक जाता है और विक्रम को थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है। विक्रम बोलता है जाओ अपने प्रेसिडेंट को बुलाओ, बोलो कि विक्रम उससे मिलने के लिए आया है। और ये सुनने के बाद दोनों बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें खुद सुनाई भी दे रहा है, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो, तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम्हें पता है वो मार्शल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। और ये सुनने के बाद वो दोनों बॉडीगार्ड उसे जाने नहीं देंगे और विक्रम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। विक्रम बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट दूंगा, जाके बोलो कि मैं आया हूँ उससे मिलने के लिए। और ये सुनने के बाद दोनों बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तुमने क्या कहा फिर से कहो। और उसके बाद उसके हाथों से बहुत ज्यादा रोशनी निकलना स्टार्ट हो जाती है और दोनों बॉडीगार्ड अपना फायर फिस्ट पंच अनलॉक करके उसके विक्रम की तरफ मुक्का मारने के लिए चला जाता है। और विक्रम बोलता है अच्छा लगता है तुम्हें मार खाना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखा जाता है कि विक्रम बोलता है कि अगर तुम सब लोगों को चोट लग गई तो मुझे मत बोलना। उसके बाद विक्रम सिर्फ और सिर्फ अपने एक हाथ के झटके से ही वो दोनों बॉडीगार्ड को मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बहुत दूर जाके फेंकता है। उसके बाद विक्रम बहुत ही एकदम हीरो की तरह एंट्री लेता है मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अंदर और वो दोनों बॉडीगार्ड को बोलता है जाओ जाके अपने प्रेसिडेंट आदर्श को बुला के लाओ, बोलना विक्रम आया है उससे मिलने के लिए। ये देखते हुए दोनों बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये बोलता है इतना ज्यादा ताकतवर, ये तो एक बच्चा लगता है, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है।
और ये देखने के बाद मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स ये चौंक जाते हैं। ये बोलता है इसके इतने ज्यादा हिम्मत कैसे हुई, ये हमारे मार्शल आर्ट प्रेसिडेंट को नाम से पुकार रहा है और ये ऐसी तरह से डोरमैन को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है, पर कैसे? लगता है इसे मौत से डर नहीं लगता। ये बहुत ज्यादा साहसी है। और उसके बाद सब लोग जितने सारे बॉडीगार्ड्स थे मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अंदर, वो सब अपने हाथों में बहुत सारे वेपन लेकर खड़ा हो जाते हैं और विक्रम की तरफ मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और विक्रम ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। ये बोलता है कि ये सब लोग मेरे पास क्यों आ रहे? अबे गधे, तूने डोरमैन को मारा है और वो तुझे पूजा करेंगे? बस। उसके बाद विक्रम बोलता है रुको रुको, तुम सब लोगों को मैं समझाता हूँ, तुम सब लोग जाके प्रेसिडेंट को बोलो कि मैं आया हूँ विक्रम मुझसे मिलने के लिए। और उस सब बॉडीगार्ड्स के अंदर एक बोलता है कि तुम कितना ज्यादा साहसी हो, तुम हमारे प्रेसिडेंट के नाम से बुलाते हो, लगता है तुम्हें मरने का कोई डर नहीं है। हाँ। और एक बंदा बोलता है पीछे से, पहले इसको मारो उसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है कि बहुत ही जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज आते है और उसके बाद सब लोग पीछे घूम के देखता है कि वहां पर प्रेसिडेंट आदर्श खड़े हुए रहते हैं। और आदर्श ही सामने आता है और सब लोग जितने सारे बॉडीगार्ड्स थे वो सब लोग उसको ग्रीट करने लगते हैं। नेक्स्ट हमें दिखा जाता है कि मास्टर आदर्श बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रही, तुम सब लोग किसकी बातें कर रहे हो? और ये सब सुनने के बाद एक बॉडीगार्ड बोलता है प्रेसिडेंट देखो, मैं इस बंदे को नहीं पहचानता, इसने हमारे डोरमैन को बहुत बुरी तरीके से पीटा है और ये आपके नाम से हम आपको पुकार रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? और ये सुनने के बाद मास्टर आदर्श कहते हैं ओके ठीक है, इसको पनिश दे दो। और ये बोलकर वो पीछे चला जाना लगता है। और उसके बाद पीछे घूमते हुए मास्टर आदर्श ये बोलता है कोई आके इसे कैच करो और उसे पकड़ के पनिश करो। और ये सुनने के बाद के जितने सारे बॉडीगार्ड्स थे वो सब लोग विक्रम के ऊपर ऐसे देखने लगते हैं जैसे उसे खा ही लेगा। एक बंदा बोलता है कि तुम अब मरने वाले हो, प्रेसिडेंट ने बोल ही दिया कि तुम्हें सजा देने के लिए, और पता है ना सजा क्या है? मौत, सिर्फ और सिर्फ मौत। नेक्स्ट दिखा जाता है कि विक्रम प्रेसिडेंट की तरफ घूम के बोलता है हे लिटिल नोज, अभी भी तुम्हारा नाक वैसा का वैसा ही है? और ये सुनने के बाद मास्टर आदर्श बहुत ज्यादा चौंक जाते और बोलता है क्या क्या तुमने क्या किया? अभी तुमने मेरे डैड जो मुझे बोलकर पुकारते, तुमने ये कहाँ से सुना? और उसके बाद वो आदर्श विक्रम के पास आता है और विक्रम एकदम चौड़े में खड़ा हुआ रहता है और हीरो की टाइप बोलता है चलो अंदर जाके बात करते हैं। और उसके बाद जितने सारे पीछे बॉडीगार्ड थे वो सब लोग हैरान और गुस्से हो जाते, तुमने हमारे प्रेसिडेंट को नाम से कैसे पुकारा? तुमने हमारे प्रेसिडेंट को कैसे ऑर्डर दे सकते हो? तुम सच में मरोगे। और ये सुनने के बाद मास्टर आदर्श एक ही दहाड़ लगाता है और दहाड़ के साथ बहुत ही हरे कलर की रोशनी निकलती है और जितने सारे बॉडीगार्ड थे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और मास्टर सब लोगों से ये कहते हैं ये जो जेंटलमैन है इसको देख लो अच्छे से, अगर ये कभी भी मेरे पास आए तो इसे मेरे कमरे में पहुंचा कर देना, वो भी बहुत खातिरदारी से। सब लोग सुने ना, अगर इसका कोई असम्मान किया तो मैं इसे खुद मार दूंगा। सब सुन के हैरान और चौंक जाते हैं और सब उसे ग्रीट करने लगते हैं और बोलते हैं हाँ मास्टर, हाँ ठीक है हम लोग ऐसा ही करेंगे। और नेक्स्ट ये दिखा जाता है कि मास्टर आदर्श और विक्रम दोनों ही सामने की तरफ चले जाते रहते हैं और पीछे से बॉडीगार्ड से कानाफूसी करते बोलते हैं कि ये प्रेसिडेंट को कैसे जानता है? सच में मुझे लगता है ये प्रेसिडेंट का सबसे गुप्त फैन में से कोई एक है। और एक बॉडीगार्ड बोलता है कुछ भी हो, मुझे लगता है कि ये जो बंदा है ये मास्टर से ज्यादा ताकतवर नहीं है ना, राइट? मैंने सही कहा ना? और उसके बाद एक बंदा कहता है कि ये विक्रम सच में ये कोई। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखा जाता है कि विक्रम एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ रहता है और सामने मास्टर आदर्श एकदम आदर्श की तरह खड़ा हुआ रहता है। और ये देखते हुए विक्रम बोलता है कि तुम खड़े क्यों, आओ मेरे पास आके बैठो। और उसके बाद हमारी जो आदर्श होता है वो बोलता है नहीं पापा, आपके पास बैठने का हिम्मत नहीं हो रही है। उसके बाद विक्रम बोलता है मेरे 4 बच्चे थे और 4 बच्चों के अंदर तुम सबसे ज्यादा सिंसियर और ताकतवर और मेहनती भी थे। और उसके बाद विक्रम उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है तुम्हारी जो छोटा नाक है यानी कि स्मॉल नोज, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप बहुत ग्रो हो गई है तुम्हारी नाक और तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। और ये बोलने के बाद हमारे जो आदर्श है वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और उसके आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये बोलता है पापा आप आ चुके हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और उसके बाद एक फ्लैशबैक सीन देखा जाता है जहाँ पर मास्टर आदर्श बहुत छोटा हुआ रहता है और वो विक्रम उसे पकड़ के गोदी में उठा के बहुत ज्यादा प्यार करता रहता है। और उसके बाद विक्रम कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो, अगर सब लोग देखें कि मार्शल आर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ऐसे बच्चों की तरह रो रहा है तो सब लोग क्या सोचेंगे। उसके बाद मास्टर आदर्श बोलते हैं हाँ पापा आपने ठीक कहा। उसके बाद विक्रम खड़ा होता है और बेलकोनी की तरफ चलने लगता है और चलते चलते ये बोलता है मार्शल आर्ट एसोसिएशन बनाना मेरा एक सपना था, मेरा एक आइडिया था जो तुमने सच किया, ये देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और ये कहने के बाद चलते चलते
विक्रम बैल्कनी की तरफ आके रुक जाता है और पीछे से हमारा जो मास्टर आदर्श है वो बोलता है कि पापा अगर ये पसंद नहीं हुआ तो आज ही मैं इस एसोसिएशन को डिसॉल्व कर देता हूँ। और उसके बाद ये सुनने के बाद विक्रम कहते हैं नहीं तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। और इसके बाद हमारा जो विक्रम होता है वो बोलता है और मेरे 3 बच्चों के साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ पता है? उसके बाद मास्टर आदर्श बोलना स्टार्ट करते कि 60,000 साल पहले मेरा जो सबसे बड़ा भाई था वो बहुत ही बड़ा मेडिकल डॉक्टर बन चुका था और वो रिटायर होने के बाद माउंटेन में चला डॉक्टरी की जादुई विद्या सीखने के लिए। और हमारा जो सेकंड ब्रदर था वो बहुत ज्यादा नाम कमा गया जूलॉजी के अंदर और उसके बाद जूलॉजी का एक एसोसिएशन खोल दिया मार्शल आर्ट एसोसिएशन की तरह। बाद में वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया और उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया के अंदर उसका जितने सारे एसोसिएशन है वो फैलने लगा और उसके बाद वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और इसी तरह से ही मार्शल आर्ट एसोसिएशन की तरह जूलॉजी एसोसिएशन भी बन गया। और हमारे जो फोर्थ ब्रदर यानी कि जो चौथा भाई है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया और वो पूरी की पूरी दुनिया में सफर करने लगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ फाइट करने के लिए और आज तक वो कभी हारा नहीं है। उसके बाद ही उसका नाम पड़ जाता है एम्परर ऑफ मिंग चैन। और ये सुनने के बाद विक्रम बोलता है अच्छा सब अपने अपने मेहनत अपने अपने दम पे बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा लगा है मुझे ये सब सुन के, नॉट बैड। सब लोग अपने अपने मेहनत के दम पर इस जगह पे पहुंचे हैं। उसके बाद विक्रम बोलता है कि तुम सब लोग बहुत पहले छोटा हुआ रहते थे और बहुत ज्यादा शैतानियां करते थे और अब तुम सब लोग बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हो और बहुत ज्यादा क्वालिफाइड भी। उसके बाद एक फ्लैशबैक सीन देखा जाता है जहां पर हमारे 4 बच्चे खेलते रहते हैं और वहां पर ही दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपने पापा से बोलता है यानी कि हमारे विक्रम से बोलता है देखो मेरा जो सेकंड भाई है मेरा बॉल ले चुका है और मुझे वापस नहीं कर रहा है। और वहीं पर ही सेकंड ब्रदर ये कहता है कि मैं तुम्हारी बॉल कभी भी वापस नहीं करूंगा और उसे चिढ़ाता रहता है। और हमारे जो मास्टर आदर्श होता है वो बोलता है पापा मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और हमारी जो फोर्थ ब्रदर होता है वो बोलता है मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, क्या आप मुझे सिखाएंगे पापा? और ये सब सोचने के बाद हमारे जो विक्रम है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर हो पड़ता है। उसके बाद विक्रम घूरता है और आदर्श को बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर है पर तुमने बहुत बड़ी एसोसिएशन भी खोल ली पर अपना ये छोटी जगह पे रहने के तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे? तुम्हारी की शक्ति को अंदाज करते हुए तुम यहाँ पर बिलोंग नहीं करते। उसके बाद आदर्श बोलता है कि 80,000 साल पहले अब जब अचानक गायब हो गए थे तब हमारे 4 भाई लोग मिलकर आपको बहुत ज्यादा क्रेजी की तरह ढूंढने लगते, बहुत सारी तरफ आपको ढूंढने लगते पर आप कहीं नहीं मिलते। बहुत 1000 साल बीत गए पर आपकी एक खबर भी नहीं मिलता। और उसके बाद बहुत दिन चला गया और उसके बाद एक लड़की के साथ सब लोग एक लड़की के साथ मुलाकात होती है और उसके प्यार करके बैठता है और उसके बाद और एक फैमिली हो जाती है और सब लोग अपने अपने जगह पे सेटल हो जाते हैं। ये सुनने के बाद विक्रम बोलता है अब तुम लगता है बहुत ग्रो हो चुके हो, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद विक्रम आदर्श की तरफ घूरता है और आदर्श बोलता है पापा एक बात मुझे समझ नहीं आती कि आप इतने ज्यादा अलग कैसे दिख रहे हो, एक 20 साल के बच्चे की तरह, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये सुनने के बाद विक्रम बोलता है ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, एक दिन मैं खाली समय बैठ के तुम्हें समझाऊंगा पर अभी ठीक समय नहीं आया, जब आएगा तब मैं बता दूंगा। और उसके बाद विक्रम बोलता है कि किसी को मत बताना कि मैं वापस आ चुका हूँ और आदर्श कहता है नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और इसके साथ हमारी ये जो एपिसोड हम देखते हैं कि आदर्श और विक्रम दोनों गैलरी के अंदर खड़े हुए होते हैं। विक्रम आदर्श से कहता है स्मॉल नोज अगर तुम्हें मेरी हेल्प की कोई भी जरूरत हो तो तुम ट्रियांग अकेडमी के अंदर आकर मेरी हेल्प ले सकते हो, मैं वहीं पर ही स्टडी करता हूँ। क्या पापा, क्या वास्तव में आप अभी वहाँ पर पढ़ाई करते हैं? आदर्श विक्रम की बात सुनने के बाद में चौंक जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वह मन ही मन में सोच रहा था कि वास्तव में क्या कि एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट राजा एक ऐसी अकेडमी के अंदर पढ़ने के लिए जाता है। क्या इस बात पे किसी को यकीन भी होगा कि वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? आदर्श को इस तरह से परेशान देखकर विक्रम उससे पूछता है क्या हुआ स्मॉल नोज, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। विक्रम की बात सुनने के बाद में आदर्श अपना सर खुजलाने लगता है और वह विक्रम से कहता है नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि आप जिस अकेडमी की बात कर रहे हैं वहाँ पर मेरे 70% शेयर्स हैं। अगर आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कह सकते हैं, मैं आपकी वहाँ पर कोई भी मदद कर सकता हूँ। आदर्श की बात सुनने के बाद में विक्रम भी खुश हो जाता है। वास्तव में क्या वहाँ पर तुम अकेडमी के 70% शेयर्स देते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो बहुत ज्यादा ही तरक्की कर ली है। छोड़ो, अभी तो मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, जब मेरे को किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर कहूंगा। हाँ, अभी तो मुझे उस अकेडमी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो पापा? आप बताइए, आपकी मैं हर एक ख्वाहिश को पूरी करने के लिए तैयार हूँ। आदर्श ने विक्रम से पूछा। विक्रम ने कहा नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी वो पुरानी तलवार के बारे में पूछ रहा था। क्या वो तुम्हारे पास में अभी तक भी पड़ी है? क्या मैं उसे तुमसे ले सकता हूँ? विक्रम की बात सुनने के बाद में आदर्श हैरान रह गया। क्या पापा, आप भी क्या बात करते हैं? वो तलवार आपकी है तो आपके पास में रहनी चाहिए ना। चलिए मैं आपको उस तलवार के पास में ले चलता हूँ। उसके बाद में वह दोनों उस गैलरी से चलते हुए अब एक बड़े से हॉल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर
बहुत सारे डोर्स बने हुए थे। फिर आदर्श वहां से विक्रम की वह कीमती तलवार निकाल कर उसे दे देता है और उसे कहता है, ठीक है पापा, यह है आपकी तलवार जिसकी आपको जरूरत थी। एक बात कहूँ, इसके अंदर जो डेविल है इसके ऊपर हम आज तक भी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। पता नहीं आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जरा संभल के रहिएगा वरना ये किसी के ऊपर भी हावी हो सकता है। आदर्श की बात सुनने के बाद में विक्रम थोड़ा सा हंसता है और वो उससे कहता है, हाँ तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद में विक्रम आदर्श से वो तलवार ले लेता है और उसको उससे बाहर निकाल लेता है। जैसे ही विक्रम उस तलवार को उस म्यान से बाहर निकालता है, अचानक से उसके अंदर से डार्क ऑरा बाहर की तरफ फैलने लगता है। विक्रम को ऐसा करते हुए देख आदर्श ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, पापा आराम से, इसके अंदर डेविल्स है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है, आपको तो पता है ना। आदर्श की बात सुनने के बाद में विक्रम ने कहा, नहीं नहीं तुम इसकी चिंता मत करो, इसको तो मैं संभाल लूंगा। उसके बाद में विक्रम उसको अपने हाथ के अंदर लेता है और बस एक हल्की सी अंगुली की चोट के साथ में उसको अपने कंट्रोल के अंदर कर लेता है और जो ओरा उससे इतनी देर बाहर निकल रहा था वो वापस से उस स्वॉर्ड के अंदर जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ इस तरह से विक्रम को वापस से उस डेविल को अपने कंट्रोल में करते हुए देख आदर्श की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पापा ये कैसे किया आपने, मैं तो इतने सालों से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। आदर्श की बातों का कोई भी जवाब न देते हुए विक्रम ने उससे कहा, ठीक है मेरे को जाना होगा क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी लेट हो रहा है। विक्रम की बात सुनने के बाद में आदर्श भी अब उन्हें ग्रीट करने लगता है और वो कहता है, ठीक है पापा आप जाइए, लेकिन आप आराम से संभल कर जाइएगा, मुझसे मिलने के लिए आते रहिएगा। इतना कहने के बाद में विक्रम ने फिर से उस तलवार को अपने म्यान के अंदर वापस से रख लिया था। उसके बाद में वहां से जाने से पहले वह उसको एक पेपर देता है और उससे कहता है, ठीक है अब तुम जिस स्वॉर्ड ऑफ टेरर का यूज करते हो उसकी ये लास्ट की 3 फॉर्म्स है, तुम इसको अच्छे से सीख लो, क्या पता है तुम्हारे आगे जाकर काम आ जाए। इतना कहने के बाद में विक्रम ने अब उस पेपर को आदर्श की तरफ फेंक दिया था। विक्रम उससे कहता है, लेकिन थोड़ा सा आराम से संभल कर, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, इससे तुम्हें चोट भी लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ उस पेपर को अपने हाथ में पकड़ने के बाद में आदर्श जैसे उस पेपर को खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है पापा, मैंने तो सोचा था कि इसकी केवल 6 ही फॉर्म्स है, लेकिन आपने इसकी टोटल 9 फॉर्म्स कहाँ से ला दिए, मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, आपने इसकी 3 फॉर्म्स के बारे में मेरे को कभी भी नहीं बताया। आदर्श के ऊपर कोई भी ध्यान न देते अब अपने हाथों को पीछे रखते हुए गेट से बाहर जाने लगा और उससे कहता है, ठीक है अब तुम इसको अच्छे से सीख लेना, मैं चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ विक्रम को बाहर जाते हुए देख आदर्श पीछे से उसको ग्रीट कर रहा था। थैंक यू पापा, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं जरूर इसको अच्छे से सीखूंगा, आदर्श अपने मन ही मन में बोल रहा था। कुछ समय बाद में अब विक्रम फिर से अपने घर की तरफ लौट आता है और इस बार जब वह यहाँ पर आया था तो आते आते अब उसको अंधेरा हो गया था। पापा मैं आ गया। विक्रम गेट खोलता है और वह अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे वह अंदर जाता है अंदर पहले से ही उसका वेट केमिस्ट अजर कर रहे होते हैं। उसको वहां पर देखने के बाद में विक्रम भी हैरान रह जाता है और वह अजर से पूछता है, मास्टर अजर क्या हुआ, आज आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। विक्रम को वहां पर आते हुए देख अजर अपनी मुट्ठियों को पकड़ता है और वह उसको ग्रीट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब विक्रम के पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वह चिल्लाते हुए कहता है, यू इडियट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुम यहाँ पर मास्टर अजहर को वेट करवा रहे हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पर ये कितने समय से वेट कर रहे हैं, और तुम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हो कि यहाँ पर उधर उधर घूमने के लिए। हाँ क्या तुम्हें क्लास के अंदर बैठा नहीं रहा जाता, तुम क्या क्लास के बाद में सीधे घर पे नहीं आ सकते थे, इतना लेट आते हो घर पर। अब दिलीप विक्रम का कान पकड़ता है और उसकी वहीं पर ही क्लास लगाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिलीप को इस तरह से विक्रम की क्लास लगाते हुए देख मास्टर अजहर दिलीप से कहते हैं, मिस्टर दिलीप आप उन्हें छोड़ दीजिए, उनको दर्द हो रहा होगा, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने मास्टर विक्रम के लिए यहाँ पर वेट किया, और वैसे भी काम मेरे को था, मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं यहाँ पर आ रहा था। मास्टर अजहर ने शांति से दिलीप को समझाया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिलीप तो अभी तक समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो विक्रम के ऊपर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। उसने कहा, मास्टर लिव आप जानते नहीं है ये कितना ज्यादा शैतान लड़का है, ये आज से किसी की भी नहीं सुनता, ये आपको इतना ज्यादा वेट करवा रहा था यहाँ पर, आप चिंता ना करें, मैं इसको बहुत ज्यादा पीटने वाला हूँ, आज इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वहीं पीछे खड़े होकर विक्रम के आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो मन ही मन में सोच रहा था, पापा मैं एक एम्परर हूँ, एम्परर, आज तक एम्परर को इस तरह से मार खाते हुए किसी ने देखा नहीं होगा, अगर किसी ने देख लिया होता तो मेरी तो क्या ही इज्जत रह जाती, कम से कम मेरी इज्जत का तो सवाल रखिए, आप इसे सामने मेरे को मारना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ में आज का एपिसोड ये भी खत्म होते हुए, तो गाइस आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे जो दूसरे एक्सप्लेनर भाई है वो अभी एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़े दिन तक मेरी वॉइस आने वाली है, क्योंकि उनके एग्जाम आ रहे हैं ना, उसी वजह से। तो गाइस थोड़े टाइम हमारी वॉइस को भी सुन लिया करें। चलिए गाइस, अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि उसके साथ में आपको डेली के डेली एपिसोड
एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।